Right now we are sitting in August 2025. What has this year been? पहली बार जब हम दुबई गए थे it was 26 August of last year. It is very tough journey. तो दुबई का ना एक तरीका है लोगों को औकात में रखती है. हाईएस्ट बिल क्या पे किया अभी तक? रेंट भाई एग्जैक्टली इंडियन रुपीज में सिर्फ रेंट 32 लाख. वो जो माइंडसेट था कि आधा रनवे से ज्यादा खर्च कर देंगे, व्हाट वाज दैट माइंडसेट? बगल में मेरे को मैकलेरन दिख रही है, फरारी दिख रही है, तो लेवल सेट हो गया. दुबई में ही आई मेट समवन, उसने एक वेबसाइट डिजाइन करी दे चार्ज अराउंड इंडियन रुपीज में 1 करोड़. क्या होता है वेबसाइट डिजाइन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजेंसी ओनर्स एंड इंटरनेशनल एजेंसी ओनर्स? हर आदमी आज इंडिया में एजेंसी इसलिए खोलता है मुझे फ्री मनी नहीं दो. बस पैसा भाई फ्री मनी नहीं है ना. हाउ कैन आई अर्न $10,000 by not putting in a lot of effort in 2025? इतना इजी है ना. आज का न्यू एसईओ इज चैट जीपीटी पे जाओ. लास्ट जब हम बैठे थे तो यू गाइज वर इन इंडिया डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स. कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी थे, आई एम अज्यूमिंग, जो आप लोग एड्स टेस्ट कर रहे थे. थोड़े बहुत. हाँ, टेस्ट कर रहे थे. उसके बाद यहाँ का ऑफिस वगैरह सब वो किया, फिर यू गाइज शिफ्टेड देयर. फिर जॉय की एक वीडियो आई जिसमें कि ये डिसीजन तो ले लिया है लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं इसको सही सक्सेसफुल करके रहूँगा. कट टू राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अगस्त ऑफ 2025. व्हाट हैज़ दिस ईयर बिन? उस वो आर्क पे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है. सबसे पहले तो सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है, पहली बार जब हम दुबई गए थे इट वाज 26 अगस्त ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, पहली बार हम गए थे. आज भी 26 अगस्त ही है आई थिंक. ठीक है, तो सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो यही है. हम पहली बार गए थे तो दुबई का ना एक तरीका है अट्रैक्ट करने का आपको. अगर आप पैसा कमाना है आपको लाइफ में तो दुबई आपको अट्रैक्ट कर ही लेता है. उसका टाइलोपस वाला बिहेवियर है. टाइलोपस वाला बिहेवियर मान लो या कैसा भी बिहेवियर मान लो, मतलब खींच लिया अपनी तरफ. ठीक है, तो हम अगस्त में पहली बार गए थे. फिर हमने कंपनी वगैरह सेटअप करने का स्टार्ट किया. वहाँ पे हमने कहा कि हाँ यही कंपनी खोल के यहीं आते हैं. ठीक है, बेस सेटअप करने में 2-3 महीने लगे. अक्टूबर को हम दुबई शिफ्ट हो गए थे, एग्जैक्ट अक्टूबर को. उसके बाद तो भाई इट इज वेरी टफ जर्नी. स्टार्टिंग जो थी बहुत टफ लगी. उस जर्नी पे बात करते हैं क्योंकि फिर इसको ना लेट्स स्प्लिट इट डाउन इनटू फेजेस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट 6 months का क्या था. ठीक है, क्योंकि उसी वक्त थोड़ा सा वो भी था, पूछ भी रहा था कैसा चल रहा है. तो यू गाइस वर लाइक कि अभी शुरू ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे. मेरी साहिल भाई से बात हुई थी जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं बट क्लाइंट्स आर नॉट टर्निंग अप क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी भरे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो मुश्किल हो रही है. तो पहला 6 months में क्या हो रहा था, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे? सबसे पहले तो भाई दुबई को मिनी इंडिया ही मानो. ठीक है, 80% इंडियन पाकिस्तानी क्लाइंट है. ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम जब पहली बार दुबई गए थे तब भी हमारे क्लाइंट्स थे, आई थिंक 10 क्लाइंट्स थे तब हमारे दुबई के. तो हम सबसे मिल के आए थे पर्सनली. ठीक है, जब हम मिलने गए तब हमें समझ आया कि भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनीज है. हमें पता नहीं था इतनी बड़ी कंपनीज है. हम गए वहाँ पे, किसी के ऑफिस में 200 लोग हैं, किसी के ऑफिस में 300 लोग हैं. इतनी बड़ी कंपनीज के साथ हम पहले से काम कर रहे थे. उसके बाद ही हमारा डिसीजन बना कि भाई जब इतने बड़ी कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं. तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, जब हम गए वहाँ पे तो फर्स्ट 6 months में तो भाई एक तो पहली बार घर छोड़ा है. कभी ना मैंने छोड़ा ना साहिल ने छोड़ा. पहली बार घर छोड़ा है. बहुत सारी हेडेक्स थी. सबसे पहले तो भाई वहाँ पे रेंट पे घर ढूंढना, वही सबसे बड़ा हेडेक हो गया था. ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सेकेंड फेज की, जहाँ पे हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे थे. ठीक है, हम पहले प्रेशर में आ गए थे कि भाई इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सही है या नहीं है. इतना खर्चा हो गया है. खर्चा तो चलो दूसरी बात है, वो तो छोड़ ही दो. खर्चा तो बहुत ज्यादा हुआ. ठीक है, बट फिर भी एक प्रेशर था कि यार घर से इतना दूर मुश्किल तो है कि नहीं है. पहले डाउट्स हुए. फिर उसके बाद हमने काम पे फोकस करना चालू किया. पहले 1-2 महीने ये मानो कि अडेप्ट होने में लग गया टाइम. पहले अडेप्ट का क्या मतलब है? अडेप्ट का यही मतलब है भाई घर छोड़ा. ठीक है, पहले 1 महीना तो हमने होटल्स में काटा. ठीक है, बिकॉज हमारी एमिरेट्स आईडी वगैरह बन रही थी, पूरा प्रोसीजर हो रहा था. पहला 1 महीना तो हमने होटल्स में काटा. उसके बाद डिफिकल्टी का पर्सपेक्टिव समझाता हूँ. ये बहुत लेम चीज है. लोग जो मूव करना चाहते हैं बहुत इजीली बोलते हैं तुम्हें मूव करना है. हमें भी लगा क्या पैसा है अपने पास, क्या है पैसे ही तो है, खर्च कर देंगे. बट जब हम गए हमने कि इसके में लगा ठीक है हमारे 35-40 लाख रुपए तक खर्च होंगे इनिशियली एंड हम कर लेंगे मैनेज. हमने ईयरली लगा लिया 70-80 लाख में हो जाएगा. खाना पीना रहना, कंपनी सेटअप, थोड़ा बहुत खर्चा अपना, इतना था. हमें पता था इतनी हमारी सेविंग्स है, इससे ज्यादा इतना खर्च होना मैनेज कर लेंगे. तो मूव करे. हमारा इंडिया से ही जाने से पहले 8-10 लाख रुपए खर्च हो चुका था. कंपनी सेटअप भी, और एक बंदे को भी लेके गया था कैमरामैन कि हमारा कंटेंट शूट कर लेगा. हम वहाँ मूव हुए. हमें लगा 10 दिन हम एयरबिनबी में रहेंगे एंड पीक सीजन था तो एयरबिनबी लगा लो पर डे 3 बंदों के लिए आराम से 17-18 हज़ार रुपये. ठीक है, गाड़ी रेंट करी,
टैक्सीज में थोड़े दिन घूमे, टैक्सी में कम से कम 1-2 लाख रुपए टैक्सी में गए, फिर गाड़ी रेंट करी। दूसरे तीसरे दिन जाके मैंने टैक्सी में खत्म हो जाएंगे, गाड़ी रेंट करी, गाड़ी थी महीने की 1.5 लाख रुपए करी। उस टाइम पता तो था ही नहीं कितनी महंगी कितनी सस्ती होती है, जो मिली ले ली। तो सारे खर्चे मिला मिलूकर हमने जो एस्टिमेट लगाया था, हमारा 20 दिन हमें एमिरेट्स आईडी नहीं मिली, उसकी डेट हमें 20 दिन आगे की मिली। तो जब तक आपकी एमिरेट्स आईडी नहीं बनेगी, बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा तो कोई आपको घर ही नहीं देगा, कोई नहीं घर देगा, आपको होटल्स में ही रहना पड़ेगा एज अ टूरिस्ट। तो हम होटल्स में एक्सटेंड करवाया हमने अपना स्टे एक्सटेंड होते होते हमारे 7-8 लाख रुपए और गए। ठीक है, डन, बिल्कुल। उतने में हम परेशान, हमारी एमिरेट्स से काम तो ही नहीं रहा ना, पैसा कहाँ से आता है, सेल से, वो गई 0। खाली हमारा टाइम खिंच रहा है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो थे, अब खिंचता रह रहा है, हमारा महीने भर गया ऐसे ही। फिर हमें बड़ी मुश्किल से अपार्टमेंट मिला। अपार्टमेंट देखो, अब हम गए, हम कॉम्प्रोमाइज अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स पे नहीं करेंगे, हमें मेंटल पीस चाहिए। जो मेरी थिंकिंग है कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, कि मैं ऐसे नहीं, मैं कहीं भी जाके बेड स्पेस में कहीं भी रह लूंगा, मुझे ऐसी जगह चाहिए मैं अपने सोऊं तो मुझे शांति मिले। तो थोड़ा रेंट आप व्यूअर्स को अगर बता पाए कि कैसी हुई और कितना रेंट लगा? अगर रेंट भाई एग्जैक्टली इंडियन रुपीज में सिर्फ रेंट 32 लाख रुपीज है। दैट वाज अपफ्रंट ईयरली। तो मतलब अगर कोई जाने की सोच रहा है तो पहले 32 लाख रुपए तो मैंने रेंट पे जाएंगे। हाँ, 2 बेडरूम, एक्सक्लूड द फ्लाइट्स, एक्सक्लूड द स्टे, एक्सक्लूड द ट्रैवल। एमिरेट्स आईडी ब्लड टेस्ट एक 17,000 रुपए का होता है खाली, जिससे आपको एक एमिरेट्स आईडी मिलेगी। तो फिर क्या माइंडसेट था कि यू गाइस, अब एक तो रनवे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 32 लाख अगर कोई खर्च करे तो उसका 70-80 लाख रुपए रनवे होगा, ठीक है। तो फिर वो जो माइंडसेट था कि हाँ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आधा रनवे से ज़्यादा खर्च कर देंगे, व्हाट वाज दैट माइंडसेट? कि ईयरली तो रेंट तो घर का तो भरना नहीं है, ठीक है। अब हम इस चीज़ पे थे कि अभी 10 क्लाइंट है तो इसको 50 बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? हमारे पास भाई हमारा सिस्टम सबसे बढ़िया, जब हम ऑलरेडी 6 महीने के अंदर, हमने 6 महीने काम करा है इंडिया से, तो जो बड़ी बड़ी टॉप एजेंसीज थी हम उनके साथ काम कर रहे थे, जबकि हम इंडिया से काम कर रहे थे। अगर हम वहाँ जाके लोगों से जाके मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा है, लोग मिलके काम करना चाहते हैं। तो इनिशियली जो स्ट्रगल आप बोल रहे हो, आगे मैं समझाऊंगा, तो हमारे दिमाग में था कि अगले 3 महीने में हम 50 क्लाइंट कर देंगे और ये रेवेन्यू इजीली दुबई का बाकी काम जोड़ के हमारा 70-80 लाख रुपए चला जाएगा मंथली। तो ये तो दिमाग में टारगेट था कि 200-300 के दिरहम तक ले जाएंगे, ये खिंच जाएगा इतना इजीली हो जाएगा। बट बोलना, सोचना, समझना और फ्लिप में करने में डिफरेंस होता है। तो 50 क्लाइंट केटर करने के लिए 50,000 चीजें और लगती हैं जो आपने सोची नहीं होगी। जैसे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता आप 50 क्लाइंट खुद, कैसे कर लोगे? 10 से भी नहीं कर सकते, 10 से ज्यादा होते ही, 10 से तो फिर भी इंसान अपना आपको खींच के कर लेगा। 2 बंदे हम 5-5 कर लिए, एक और है, सबने काट लिए अपने। बट जैसे ही काम बढ़ेगा तो यू विल लाइक, हर क्लाइंट को तुमसे ही बात करनी है, क्योंकि तुमने उसे क्लोज करा, वो तुम्हें जानता है, और हर कोई तुम्हारे टाइम के टेंशन जाएगा। तो बीच में ऐसा टाइम था, मैं और जॉय लाइक 2-4 घंटे दिन सो रहा है, फोन ही बज रहा है, इधर मीटिंग उधर मीटिंग इधर मीटिंग, दिन की 10-10 मीटिंग दे रहे थे, और उन मीटिंग्स का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मनी 0, बिकॉज़ दीस वर क्वालिफिकेशन, डिस्कवरी, ये सब ऑलरेडी क्लाइंट्स है उनके बाद वही बुला रहे हैं बार-बार, स्ट्रेटजी सेशन बार-बार, क्योंकि अब सामने पास आ गए हैं। तो और अब जाने का भी एक ट्रैवल कॉस्ट जुड़ गया, उससे पहले तो जूम मीट्स होते होंगे। तो इसके साथ फिर सेकंड स्टेज आया, 2-3 महीना बाद समझ आया, अच्छा इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इसे कम करना पड़ेगा और इन टर्म सेल्स पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उस टाइम के बाद यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जा रहा है खर्चा, पानी, बिजली, ये तो कैलकुलेट ही नहीं कराते। तो आप ये मान लो हर चीज की सिक्योरिटी लाख रुपए लग जाती है। बिजली का कनेक्शन लेना 2-1 लाख रुपए अपफ्रंट सिक्योरिटी, ठीक है। अपार्टमेंट ले लिया, ऐसा नहीं है, आपका बिजली का बिल अलग जाएगा, पानी का बिल अलग जाएगा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस अलग जाएगी, सीवेज का बिल अलग जाएगा, जो आप कूड़ा फैला रहे हो, जो आपके फ्लैट है उसका भी बिल अलग से। ये सब तो कोई सोचता भी नहीं है भाई। एसी का अलग बिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, एसी अलग है, मेंटेनेंस अलग है, पानी अलग है, गैस का अलग है, लाइक ये सब अनकैलकुलेटेड कॉस्ट। हमें क्या पता इसका अपफ्रंट आपको पता ही नहीं कि अपफ्रंट देना पड़ेगा इसके लिए। इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग 2-2 हज़ार रुपए भरी हमने दिन की, घंटे की, कुछ घंटों की, 25, हाँ 2 घंटे की। अब भी, आज भी आई वॉज जस्ट कमिंग एंड चलो मैं कहानी इसको जब भी सुना देता हूँ, छोड़ा। मैं एक क्लाइंट से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसकी आप मानो रिटेनर अराउंड इंडियन रुपये 3 लाख रुपए का था। तो जो क्लोज होते तो उससे सारी बात हो गई, उससे मैं 2 बार मीटिंग करके आया। तो उसकी टावर में, बिजनेस वे में, उसकी पार्किंग थोड़ी ठीक ठाक महंगी है, 50 दिरहम मान लो पर आवर की। तो 4-4 घंटे की वो मीटिंग ले रहा है मेरे से। 2 मीटिंग में 5-5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, 3 बार पार्किंग, सिर्फ पार्किंग 15-20 हज़ार रुपये। मेरा टाइम की ज्यादा पार्किंग तो टाइम ज्यादा खराब करा उसने मेरा। उसका बोला एक सैंपल शूट करा दो प्लीज मेरा अपने स्टूडियो में।
मैं उसका कर लूँ। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप आ जाओ स्टूडियो में शूट हुआ, उसका उसके एडिट करवाई, सब कुछ कराया, हाँ आई एम ओके टू स्टार्ट। इस सब में 1.5 महीना जा चुका है। वो 15 दिन बाद शूट करना है, 10 दिन में एडिट हुई, फिर 5 दिन बाद रिप्लाई, 1.5 महीना जा चुका है। उसके बाद बोल रहा चलो एक बार लास्ट और मीटिंग कर लो, मैं कंफर्म कर दूंगा। मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, एक और बार मीटिंग कर लेता है। मैं एक और मीटिंग करके आया, डन साहिल सेंड मी कॉन्ट्रैक्ट, आई विल डू द पेमेंट। मैंने अच्छा आदमी हाथ मिला के मैं आ गया। उसके बाद मैं अगले दिन आया, मैंने टीम से पूछा कर दी उसने पेमेंट? नहीं। मैंने भाड़ में नहीं। 10-15 दिन बाद अब दोबारा कल परसों मैसेज आया, साहिल कैन आई कनेक्ट विद साहिल? बोला ब्रो मैं बात ही नहीं करूंगा, तू पैसे दे मत दे, मैं जिंदगी में तेरे से बात नहीं करूंगा दोबारा। तो आदमी 10-10 20-20 घंटे खराब कर रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे आपके हर एक घंटे कितनी वैल्यू, अगर आप दूसरे इंसान को दे रहे हो, यू आर लूजिंग इट। तो उस चीज के ऊपर इंसान बाहर जाके हमें अपने एक एक मिनट की वैल्यू आनी शुरू होगी कि अगर हम इसे गलत इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा इतना लग रहा है, वी लूज इट। तो फिर जो ये फेज आया, मैं समझ गया कि अच्छा ये सारी लर्निंग्स, बहुत इनिशियल लर्निंग्स होगी कि ये सारे बिल्स भी हैं और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं और पार्किंग 10-10 घंटे बर्बाद कर रहे हैं उसमें। फिर जहाँ से चीज़ें उठनी शुरू हुई, ठीक है, एक मेजर डिप आया एंड थिंग्स स्टार्टेड टू टेक, थोड़ा एक्शन में आने लगी। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज होने लगी थी, पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या आने लगे थे? सबसे पहले तो माइंडसेट था, ठीक है। हम क्या करते थे, हम जैसे जाते थे इन मीटिंग्स में, हम सोचते थे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हम होते बिजी थे, ठीक है। मैं अपना कैलेंडर खोलता था, कैलेंडर पे पूरा दिन बिजी है मेरा, बट रेवेन्यू उससे 0 आ रहा है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट शिफ्ट आया कि इससे मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा लॉस हो रहा है इससे मेरे को। अब ये चीज कट करनी है, ठीक है। हमने अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि भाई ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब एक ही क्लाइंट है जिससे हम मीटिंग करने जाते हैं, उनसे भी इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ वाइब अच्छी आती है। अच्छा। हाँ, सिर्फ इसलिए हमें लर्निंग मिलती है एज अ कंपनी, हाँ, कैसे हम अपने आप को ग्रो करें। मतलब जो स्टोरी डाली थी वो बैठे हुए थे उसमें, वही वाली क्या? वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो ये मानो वो 300 लोगों की कंपनी चला रहे हैं, जो मैनेजर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है जिसका हमारे साथ टच है, ठीक है, एंड जो सीईओ है जिसका हमारे साथ टच है। भाई क्या माइंडसेट है, मतलब बैठते हैं ना, ऐसा लगता है मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। वो फोन भी उठा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ सामने लैपटॉप है, इमेजिन करो मेरे सामने लैपटॉप है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग के बारे में बात चल रही है, ठीक है। लैपटॉप पे अलग बात चल रही है, लैपटॉप पे वो सब कुछ लिख रहा है, जो हमारी बात हो रही है वो ईमेल पे लिख रहा है, ठीक है, साथ के साथ। उसके साथ में ही फोन आया, फोन पे भी बात कर रहा है, फोन पे भी लिख रहा है, ईमेल पे भी बात कर रहा है, मेरे से भी बात कर रहा है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद 2 बंदे आते हैं, वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप पे भी लिख रहा है मेरी बातें, मेरी बात भी सुन रहा है, फोन पे भी बात कर रहा है, जो 2 लोग आ रखे हैं उनसे भी बात कर रहा है। इतना तगड़ा मल्टी टैलेंटेड। और लिटरली 8-8 लोगों से, मतलब मैं बैठा हूँ, 8 उनके लीडर बैठा हो, मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर बैठा है, तो 8 को भी वो मैनेज कर रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है, सब कुछ लिख भी रहा है, और मीटिंग खत्म होने से पहले सबको ईमेल पहुंच जाएगा कि क्या बात हुई है पूरी मीटिंग में। तो पूरा मीटिंग नोट्स वगैरह सब एवरीथिंग ब्रो, दे आर क्रेजी। बट हाउ वो कर पाते हैं, दीज पीपल सिटिंग अब्रॉड डूइंग सो वेल? क्या दिक्कत आती है, हमारे साथ क्या फ्लो है? भाई मैं जो एक चीज समझाऊं दुबई जाने के बाद, दुबई वाले जो गवर्नमेंट है दुबई की, लोगों को औकात में रखती है। What do you mean by that? सबसे बड़ी चीज ये 80% तो इंडियन आदमी है, ठीक है। यहाँ पे तो इंडियन आदमी गंद मचा रहा है और वहां जाके एकदम सीधा हो जाता है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले उनके जो प्रोसेसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, लाइसेंस बनवाना है आपको, यहाँ कैसे बनता है लाइसेंस? जाओ पैसे दो, बन गया, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको वहाँ लाइसेंस चाहिए, पहले तो आपको 40 क्लास लेनी पड़ेगी, 40 घंटे की 40 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी आपको गाड़ी चलाने की, ठीक है। अगर मैं चला रहा हूँ, पिछले 5-7 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, साहिल चला रहा है 10-12 साल से चला रहा होगा, ठीक है, बट फिर भी हमें 40-40 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास से भी पहले, क्लास मैंने अगला स्टेप बता दिया, क्लास से भी पहले थ्योरी क्लास लेनी पड़ती है, और वो थ्योरी क्लास चैप्टर्स होते हैं, पूरे चैप्टर्स होते हैं। पहले चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, वीडियोस चलती है, उनके लेसन्स पूरे करने पड़ते हैं, लेसन्स के बाद एक टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। थ्योरी में भी 2 टेस्ट है, एक स्कूल आपसे लेगा, एक गवर्नमेंट आपसे लेगी। उसके बाद नेक्स्ट फेज पे जाओगे, फिर आपकी क्लासेस चालू होगी। क्लासेस में आपको सारे रूल बता दिए जाते हैं, ठीक है, कि अगर ये लाइन है, ये तुमने क्रॉस करी तो उसके बाद तुम्हारा गेम फिनिश, ठीक है, तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद फेल होने पे, हर बार फेल होने पे 20,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। लाइसेंस में साहिल 8 बार फेल हो चुका है 12 साल से भाई गाड़ी चला रहा है। मतलब मैं अपनी पर्सनल, ये तो पास हो गया जैसे हुआ, क्यों लेना था लाइसेंस। अब तक हम सिर्फ गाड़ी इसलिए नहीं खरीद पाए, हमारे पास लाइसेंस नहीं था।
पैसे थे बट लाइसेंस नहीं, बताइए। लाइसेंस नहीं है तो तुम गाड़ी नहीं खरीद। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और क्या है मतलब कि व्हाई आर दे सो स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि पीपल, जैसे बोला दुबई अपने पास खींचती है, तो वो क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर किया इन्होंने, क्या डिफरेंस देखा है? सबसे पहली चीज तो भाई लेवल सेट कर देते हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ गाड़ी लेके, ठीक है, पार्किंग मेरी 3 फ्लोर की है, ठीक है, मेरे बगल में मेरे को मैक्लेरन दिख रही है, फरारी दिख रही है, जी वैगन तो बुलेरो की तरह चलती है, ठीक है, तो लेवल सेट हो गया है। जैसे यहाँ पे मेरे को स्विफ्ट देखने की आदत है, वहाँ मेरे को फरारी देखने की आदत है, ठीक है। एक मेरे में भी बहुत मेजर माइंडसेट शिफ्ट आया है। यहाँ पे अगर कोई भाई मर्सिडीज ले ले, डिफेंडर ले ले, यहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं, इसने ले कैसे ली, वहाँ पे कुछ है ही नहीं वैल्यू। तुम कोई सी भी गाड़ी ले लो, कैब ड्राइविंग के लिए वो सब, तुम रोल्स रॉयस ले लो, कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खुश है सब अपनी लाइफ में। लेवल सेट कर देता है। मतलब तुम्हारे को समझ में आया कि द थिंग दैट आई एम डूइंग इज नथिंग कंपेयर्ड टू अदर पीपल, दुनिया अलग जी रही है। हम्बल कर देगी वहाँ, आपके पास कितना भी पैसा है ना, तो आपको हम्बल कर देगी। मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ हमारे पास मान लो 5-10 लाख रुपए महीने के बचे रहते प्रॉफिट्स, हम यहाँ किंग थे। लाइक कहाँ बैठाना है भाई, वो तो अपने 10-20-50 बंदे को लाओ, हम पैसा खर्च करना में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है जहाँ ले जाना ले जाओ। कभी सोचा ही नहीं, आज तक बैंक अकाउंट भी खोल के नहीं देखा। वहाँ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ हम गए भी हुए हैं, आप बैठो, आप ऑर्डर करो, यू विल नो कितना बिल आने वाला है। पानी की बोतल आती है। हाईएस्ट बिल क्या पे किया अभी तक भाई? हाईएस्ट बिल तो सोचना पड़ेगा। 2 पार्टीज में गए थे क्लब, एंड 12,000 दिरहम कितना हुआ हम दोनों का। टेबल का तो बिल ज्यादा था, 8-10 लोग थे, तो 20-22 लाख रुपए बिल मानो टोटल, तो हम दोनों का लगा लो, उसका स्प्लिट था, तो 12,000-13,000 दिरहम के करीब था, जिसमें हम दारू वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। सर्विसेज अभी क्या चल रहे हैं? पहले जो सर्विसेज थे वैसे अभी जो सर्विसेज दे रहे हो उसमें डिलीवरेबल्स वाइज और स्ट्रक्चरल वाइज क्या चेंजेस आए हैं कि पहले जिन सर्विसेज को आप लोग दे रहे थे वर्सेस अभी क्या वर्टिकल्स हैं और क्या सर्विसेज अभी इन दुबई यू गाइस आर प्रोवाइडिंग एज एन एजेंसी ओनर? सबसे पहले तो मार्केटिंग का ये अम्ब्रेला है, उसमें जितनी सर्विस है अब हमने सारी टैप कर ली। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉल्स में हम जाते हैं, मॉल्स में ब्रांड्स जो होते हैं ये कुछ शो कर रहे होते हैं, कोई गाना गा रहा होता है, कोई स्पिन द व्हील कर रहा होता है, ये सब चीजें कर रहे होते हैं। अब यहाँ तो हम नोटिस नहीं करते, वहां पे हमने नोटिस करा, ठीक है, एंड बाय चांस क्या हुआ, हमारी जो एड्स चलते हैं, हमारे एड्स चलते हैं पूरा महीने, हमारे एड्स चलते हैं, ठीक है, वहां से एक लीड आई, वो खुद भी मार्केटिंग एजेंसी रन करता था, तो वहां से नेटवर्किंग हुई, तो वो यही सर्विसेज देता था। स्टॉल्स हो गए, जो बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं, इन सब में ब्रांड्स को पोजीशन करता था, ठीक है, तो ये सर्विस देता था। उसने हमारे साथ पार्टनरशिप करी किसी और सर्विस के लिए, कंटेंट की सर्विस के लिए उसने हमारे साथ पार्टनरशिप करी कि मैं अपने क्लाइंट्स को बेचूंगा। उसके थ्रू हमने जो जो चीज़ें डिस्कवर करी है वो भाई बहुत मैसिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ का अमूल है, वहाँ का जो ऐसा ब्रांड है उसके साथ हमने डायरेक्ट काम किया बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस विद हिम, बिकॉज ही वाज हैंडलिंग द ऑफलाइन साइड ऑफ दैट। ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने ये जो करा है, इसमें जो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा था उसको ऑनलाइन के लिए पिच किया, फिर दोनों ने मिलके आगे ब्रांड को पिच किया। सो दैट इज अ वन वर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मेनी अदर वर्टिकल्स? अब इसी में हमने एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑफलाइन करता है और हम ऑनलाइन करते हैं, अब इसी में हमने क्या किया कि हम भी ऑफलाइन पकड़ने लग गए डायरेक्ट क्लाइंट्स, ओके, फिर वो सर्विस देने लग गया, तो आर्बिट्राज ऐसे कर दिया हमने। ऑलरेडी जो सर्विस दे रहे थे, जो ये बता नहीं रहा है, कंटेंट हमारा खुद का स्टूडियो है, वी हैव आवर ओन स्टूडियो, तो स्टूडियो से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं फॉर कंटेंट। कंटेंट के इंडिविजुअल भी है, ज्यादातर कंपनीज है, कुछ इंडिविजुअल्स है, ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं इंडिविजुअल के साथ काम करना अब, बिकॉज इंडिविजुअल के साथ काम करना थोड़ा टफ है, रिटेंशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ ग्रोथ, और वो छोड़ के भागने में जल्दी बिलीव करते हैं। अगर आपको कोई आपसे सस्ता कोई मिलेगा वो छोड़ देगा। इंडिविजुअल्स को क्लोज करना भी आसान है और उनका छोड़ के जाना भी आसान है। कंपनीज को क्लोज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी कंपनीज को, बट दे टेक टाइम, वो आप उनको समझ आता है बिजनेस है, टाइम लग रहा है प्रोसेस में, तो 6 महीने साल भर मिनिमम रिटेंशन आती है। तो हम कंपनी से ज्यादा काम करते हैं, उनको एड्स की सर्विस भी देता है, ऑटोमेशन भी देता है, कंटेंट भी देता है, ठीक है। बेसिकली 2-3 वर्टिकल्स है जो मेन ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हम कंटेंट के लिए और एड्स और मार्केटिंग के लिए काम करता है, ठीक है। ये काम तो हमारा चल रहा है, प्लस जो जॉय ने बताया वो एड ऑन हो गया। और ये कौन सी नीश है? Which niches are you guys operating in mostly? स्पेशलाइज नहीं किया है किसी, मतलब स्पेशलाइज हमने रियल एस्टेट में किया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम ओनली रियल एस्टेट ही ले रहे हैं, केटर हम उनको सारी नीशेस को करते हैं। तो और सबसे ज़्यादा
कौन कौन से नीचे? एक तो रियल इस्टेट है, इसके अलावा कोई जो दिख रहा हो कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी बहुत है? FMCG में बहुत अपॉर्चुनिटी, साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा क्लाइंट है, साइबर सिक्योरिटी का एक हमारे पास बहुत बड़ा क्लाइंट है, एंड हॉस्पिटैलिटी। और इन लोगों को जैसे सबके डिलीवरेबल्स आई एम अज्यूमिंग अलग अलग होते होंगे, तो सबके डिलीवरेबल्स किस किस टाइप के होते हैं, जस्ट फॉर द पीपल हु वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कैसे चीज़ ऑपरेट होती है, तो डिलीवरेबल्स क्या होते हैं अभी के लिए? फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि जैसे रियल इस्टेट पकड़ लिया, रियल एस्टेट में तो सीधी बात है, उनका माल बिकवाना है, सीधी बात है। अब वो कंटेंट से बिकवाओ आप, ठीक है, वो एड से बिकवाओ, ऑटोमेशन से बिकवाओ, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमेल मार्केटिंग से बिकवाओ। और इनकी मंथली रिटेनर लमसम क्या होता है? व्हाट इज द लमसम मतलब मिनिमम 5,000 दिरहम्स, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग ऑन डिलीवरेबल्स। एंड यू गाइस आर चार्जिंग दैट? और ये सेम FMCG वगैरह में भी है? FMCG इनमें ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा है। लाइक प्रोजेक्ट बेसिस पे आता है, तो इट्स लाइक मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल समझाता हूँ कि इफ समवन इज बिल्डिंग अ होम, तो कह रहा है अच्छा भैया मैं आपसे 2 करोड़ रुपए लूंगा, आई विल बिल्ड योर होम स्टार्ट टू स्क्रैच, सब कुछ मैं करूंगा। इट्स अ प्रोजेक्ट। अगर उन्होंने हमें कोई प्रोजेक्ट दिया, हम उन्हें प्राइस कोट करेंगे हर चीज़ का, चाहे उसमें हमारा कितना भी कमीशन बन रहा हो, चाहे 1 लाख का काम हो, 1 करोड़ का काम हो, हमने उन्हें एक अमाउंट दिया, उसमें एक्स अमाउंट ऑफ अपना प्रॉफिट्स निकाल रहे होता है, एंड दैट्स इट। उससे हम पैसे लेंगे प्रोजेक्ट बेसिस पे। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे ही काम देती है। और जो रिटेंशन और ये सारे रिटेनर्स के काम है, ये हमारे एड्स और कंटेंट के चल रहा है, ये ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज के साथ ही है। तो रियल एस्टेट कंपनी का रिटेंशन मार्केटिंग के लिए हमने 20% कर रखा है, कंटेंट के लिए भी एवरेज 8-10 हज़ार का मिनिमम पैकेज हम बेच रहे हैं अभी, जिसमें हमारी 15-20 रील्स हमारे स्टूडियो में शूट बाहर शूट होती है, तो मिनिमम 8,000 दिरहम है। तो उसका तो हमारी वेबसाइट पे भी प्राइस चेक कर सकते हो, कंटेंट की तो वेबसाइट है अलग से, लाइव है, देख सकते हैं लोग, वहाँ सारी प्राइसिंग और ऑफर डाल रखे हैं कि अगर किसी को अंडरस्टैंड करना हो। प्लस सर्टेनली इसको ग्रोथ की टुवर्ड्स आप इसलिए लेके जा रहे हैं, आप प्राइसेस और बढ़ा देंगे क्योंकि ग्रोथ दे रहे हो आप। तो ये क्या है, मतलब प्राइसेस अगर A से B तक प्राइसिंग शिफ्ट में क्या क्या प्रिंसिपली और फंडामेंटली चेंज करना पड़ता है, ताकि अभी मैं अगर 5,000 चार्ज कर रहा हूँ, डॉलर चार्ज कर रहा हूँ, या $2,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं उसे $10,000 चार्ज कर पाऊँ। ये चेंजेस के लिए स्ट्रक्चरली डिलीवरेबल्स में क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है? सबसे पहले डिलीवरेबल्स ही चेंज नहीं करने होते, पोजीशनिंग चेंज करनी होती है, अपना पोजीशन चेंज करना था। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आज मैं किसी को डिलीवरेबल्स देता हूँ, 30 रील में आपकी स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, पोस्ट सब करूंगा, दिस इज डिलीवरेबल्स। अगर मैंने आपको बोला और मैं आपसे $1,000 चार्ज करूंगा, 500 चार्ज करूंगा, आप मुझे दे दोगे, ठीक है। जिस दिन आप इसको पोजीशन चेंज कर दोगे, पोजीशन चेंज क्या करना हो गया कि आई विल हेल्प यू टू ग्रो योर दिस मीडिया, आई विल हैंडल एवरीथिंग एंड टू एंड एंड मैनेज एवरीथिंग। और मैं उसका एंड रिजल्ट क्या है, ग्रोथ चाहिए ना, मैं आपको ग्रोथ दूंगा जिस टर्म्स, हर किसी को नहीं फॉलोअर्स की ग्रोथ चाहिए, किसी को लीड्स की ग्रोथ चाहिए, किसी को एंगेजमेंट की ग्रोथ चाहिए। काफी ऐसे लोग होते हैं 5-5 लाख फॉलोअर है, 2,000 व्यू आ रहा है, ठीक है, उसको दोबारा अपनी अकाउंट को दोबारा रिवैम्प करना है। तो डिलीवरेबल्स पे कोई फोकस नहीं करता उस लेवल पर आकर, सब रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो पोजीशन जब चेंज कर दोगे ना अपनी, अब पोजीशनिंग भी बहुत तरीके से चेंज होती है। एक तो पोजीशनिंग है सिर्फ ग्रोथ वाली बचाई। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो हेडेक ही नहीं चाहिए, जिनको सोशल मीडिया से कुछ मतलब ही नहीं है, बस उनको चलाना है सोशल मीडिया। तो उनको क्या है, मेरा टाइम कम से कम और सरदर्द भी कम से कम हो, कि मुझे जो ब्रांड गाइडलाइंस है, मेरी जो पोजीशनिंग है वो चेंज ना हो। तो उसको हम सिर्फ इस तरीके से बेचेंगे कि मैं तेरी हेडेक ले लूंगा और टॉप नॉच काम दूंगा, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। आप 10 रील डालो, 5 डालो, 50 डालो, उसका जो चाहिए आप वो दे दो बस। तो अगर कोई बंदा ये देख रहा है और उसको समझना है कि वो अपने डिलीवरेबल्स को कैसे स्ट्रक्चर करे, तो व्हाट आर द फ्रेमवर्क दैट दे शुड अडॉप्ट वाचिंग दिस? ओके, तो इसको भी 3 तरीके से बता देता हूँ। एक हो गया सबसे छोटा जो बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या फोकस रखना है। तो 0 to 10 की बात करें, 0 to 10 वाला बंदा है जो बिल्कुल अभी चाह रहा है कि मैं $1,000 कमा रहा हूं मान लो और $10,000 मुझे जाना है, तो उसको यहाँ फोकस करना है कि मैं क्वालिटी क्लाइंट्स लाके रिटेंशन पे फोकस करूं। यहाँ प्रॉफिट्स को भूल जाओ अभी के लिए, एंड ये सोचो कि मैं कैसे बेस्ट से बेस्ट काम डिलीवर कर दूं कि मेरा क्लाइंट रिटेंशन आ जाए। जिस दिन आपकी रिटेंशन आनी शुरू हो जाएगी, $10,000 इज जस्ट अ जोक, इट्स यू विल गो लाइक दिस। सिर्फ क्यों नहीं आते लोगों की $10,000 पहुंच नहीं पाते, रिटेंशन नहीं होता, हर महीने क्लाइंट भाग जाता है कि काम सही नहीं करो, फोकस पैसा है, काम फोकस नहीं है। अब सबसे पहले ये सोचना कि मुझे काम पे फोकस है, अब मैंने जो इसको प्रॉमिस करा डिलीवर करना है, ठीक है। अब प्रॉमिस उतने करो जितने कर सकते हो, ठीक है, ओवर प्रॉमिस मत करो। अब मैंने समझ लिया, ओके मुझे आज मैं यूएस के इंडिविजुअल के साथ काम कर रहा हूँ या इंडिया के इंडिविजुअल के साथ काम कर रहा हूँ, XYZ के साथ काम कर रहा हूँ, उसको मुझे ग्रोथ देनी है। अल्टीमेटली आप कुछ भी, कितने भी बेस्ट एडिट कर लो, कितनी भी बेस्ट स्क्रिप्ट बना लो, कंटेंट का काम करते हो, ग्रोथ नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलना रहे, छोड़ के जाएगा ही जाएगा। सेकेंडली,
अगर आप एड्स मार्केटिंग और लीड जनरेशन करते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फिल्टर्स लीड दो, कि हाँ भाई जो बायर आ रहा है अगर वो ई-कॉम के साथ काम करता है तो कन्वर्जन हाई ला के दो, ठीक है, आरटीओ कम ला के दो। इसका सेकंड तरीका होगा लीड जनरेशन आप कर रहे हो किसी के लिए भी, कितने पैसे चार्ज करो डजंट मैटर, आप अपने पैसे ले हो, लीड उसको क्वालिफाई है, उसका टाइम कम से कम लगे, ठीक है। एड्स आज के टाइम कोई भी चला सकता है। सो यू आर सेइंग कि हर चीज़ को डिलीवरेबल्स की मैं सोशल मीडिया पे 15 पोस्ट दूंगा, रेदर देन दैट यू गिव ग्रोथ बेस्ड डिलीवरेबल्स, और उसमें जो भी बंद पड़े उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड हो, कि अब ये रियल एस्टेट का क्लाइंट है, इसको बेच रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको रेंट पे लगानी है प्रॉपर्टी, यही दो इसके क्राइटेरियाज है। अब इसमें कंटेंट से होगा तो कंटेंट करेंगे, ऐड से होगा तो ऐड करेंगे, किसी भी चीज़ से ग्रोथ आ रही है तो करेंगे। एंड देन द वे यू क्लोज दोज क्लाइंट्स, वो क्या है फिर, कि उनको फिर क्या दिखाते हो आप लोग कि जिसकी वजह से दे क्लोज? ठीक है, मैं अपना फ्रेमवर्क बताता हूँ जैसे सेल्स होती है। आई गो टू ऑफिसेस, वहाँ मान लो 50 लोग भी बैठे, 20-30। ये गो टू ऑफिसेस व्हेन दे कॉल यू और यू जस्ट गो इनटू? नो, दे कम एज अ लीड, हमारी टीम कॉल कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। सो मतलब एड्स चल रहे हैं? एड्स चल रहा है, ठीक है, फिल्टर आउट हो गया, हमें समझ आ गया बंदा सीरियस है, नाउ दे वांट एंड क्लोजर, इन्हें समझना है, क्लोज होना है। अब मैं गया, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड इन्हें चाहिए क्या। मैं कुछ भी पिच नहीं कर सकता ना, अगर मैं दिमाग में सोच लिया वैसे पिच करूंगा तो मैं बेच नहीं पाऊंगा कभी भी, हाई टिकट तो कभी नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे अच्छे से सर्विस बेचनी है, आई नीड टू अंडरस्टैंड इसे चाहिए क्या मेरे से, ठीक है। तो इससे राइट क्वेश्चंस पूछना है मुझसे, हमेशा राइट क्वेश्चन का सेट रखो। ओके, व्हाई यू वांट मार्केटिंग, मतलब हर चीज के लिए एक दवाई नहीं देनी है basically? नहीं देनी है, दे ही नहीं सकते। हर गोली सब पे फिट ही नहीं हो सकती ना, हर इंसान ही अलग है, हर इंसान की प्रॉब्लम्स भी अलग है, ठीक है, हर इंसान की लिटरली प्रॉब्लम्स अलग है, हर फील्ड में जब से सर्विस लेना आ रहा है उसकी एंड टू एंड प्रॉब्लम समझ लो। क्योंकि अगर एक बिजनेस ओनर बैठा है, बिजनेस ओनर के 3 टाइप आज तक मैं समझाऊं, जितना मैं अब जाके मिला हूं इतना ज्यादा। एक होता है जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहा है, उसको खुद मतलब नहीं, उसके एम्प्लॉय को कुछ कर दो आपसे खरीद लेगा। अब यहाँ पर सेटिस्फाई करना है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज ने बोल दिया हाँ, बॉयज ने बोल एकदम वो मरा पड़ा है अपने एम्प्लॉयज के लिए कि भाई इसको कुछ करो। ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं कि मेरे स्टाफ है सब कुछ, इनको ये बोल देंगे मैं कर लूंगा। दूसरे तरीके के लोग जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसकी आंखों में सिर्फ पैसा दिख रहा है, पहले वाले को पैसे से मतलब नहीं है, दूसरे वाले को सिर्फ पैसा, अच्छा मेरे 10 रुपए लग रहा है, तू कितने लाख देगा भाई मुझे, क्लियर कट है वो प्रॉपर बिजनेसमैन है, तो उसको प्रॉपर आपको आरओआई समझाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे 10,000 दिरहम ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, एक एक चीज लेवल पर समझानी पड़ेगी। हाँ, दूंगा कितना, मेरा कितना खर्च हो रहा है, इस लेवल तक गिरता है। अच्छा। वो ये समझ लेगा कि इसका कितना खर्च हो रहा है, बचा कितने रहा है। क्यों, बिजनेसमैन, वो 20 साल से बिजनेस कर रहा है तो उसको समझ आ जाती है। मैं तो लिटरली मुंह पे बता देता हूँ भाई मुझे इतना बचता है, मैं भी टाइम लगा के आया हूँ, इतने पैसे, मैं सीधे बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तीसरे तरीके का आदमी होता है जो टाइम पास कर रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है और टाइम पास कर रहा है। अब टाइम पास वाले के साथ क्या करना होता है, उसके साथ और ज्यादा टाइम पास करना होता है। अच्छा। उसकी लेनी देनी कर दो, उससे इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि अच्छा क्यों कर रहा। आज ही जैसे मेरी टीम की एक लड़की कॉल कर रही थी, मैंने कहा फोन दो, मैं बात कर रहा था, बोल रहा मैंने आर यू डूइंग रियल एस्टेट और नॉट, हैव यू लेफ्ट इट, आर यू स्टॉप सेलिंग, नो व्हाट, मैं चुप हो गया। उसके बाद बोल रहा यस आई एम सेलिंग, विदाउट मार्केटिंग, विदाउट लीड, हाउ यू आर सेलिंग, योर फैमिली इज बाइंग फ्रॉम लास्ट 5 years। हंसने लगा जोर जोर से, बोल रहा मैन यू शुड कम इनटू रियल एस्टेट, हंसने लगा जोर जोर से, बोल रहा आई डोंट हैव बजट राइट नाउ। तो उससे सही क्वेश्चन पूछोगे सच बोल देगा सामने से, समझ रहा हूं मैं। तो उसके साथ खेलो और वो फिर जल्दी निकालेगा, वरना वो लंबा, उसे टेक्निकलिटी मत बताओ बेसिकली। जैसा आप बताने वाला आपको लगेगा खरीद लेगा, हर आदमी चाहता है पैसे, बट आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसको करवाना ही नहीं अभी काम, उसको बस इंक्वायरी करनी है, उसको मजे काटने हैं। अरे मैं बताता हूँ, इनको काफी रियल एस्टेट वाले ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मीटिंग्स करना प्रोडक्टिविटी है नहीं, कुछ पूरा दिन काम करने को ही नहीं है, मीटिंग कर लो, चलो मार्केटिंग वाले को उठाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग आते हैं टाइम पास कैटेगरी में। आई थिंक मैंने और साहिल ने कंबाइंड 300 से ज्यादा मीटिंग ली हुई इन ऑफिस, फेस टू फेस, ठीक है। तो मतलब 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तो सिर्फ उस पार्किंग के दिए हैं आराम से ब्रो, आराम से। इवन एक ऐप होती है, मैं ऐप अभी खोल के दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा देना जब रील लगाओ ना इस बात की, उसमें दिखा दूंगा कितना रिचार्ज करा हुआ है ऐप में, और वो सबसे सस्ती होती है। और जो पर्ची वाली वहां जाके इवेंट पार्किंग होती है और से डबल ट्रिपल होती है। एक चीज जो मेरे को जाननी है माइंडसेट लेवल पे, ऐसी कौन कौन से बिलीव्स हैं आप दोनों से अलग अलग वुड वांट टू नो कि दैट यू गाइस बिलीव बट यू हैव रिसेंटली चेंज्ड योर माइंड अबाउट इट?
मेरा तो बहुत बिलीफ चेंज हुआ है। फर्स्ट मेरा बिलीफ तो ये था कि सिर्फ अगर मैं इंडिविजुअल के साथ काम करूंगा और मैं टीम नहीं रखूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता था सारे पैसे मैं ही रख लूँ, टीम 2-4-5 बंदे हैं संभाल लेंगे, 5 बंदों से 20 का काम खिंचवा दूंगा, कोई नहीं, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, अच्छा जर्नलिस्ट ले आएंगे, आज जर्नलिस्ट है, सब चल जाएगा। आज की डेट में इतना सा भी काम है ना, उसके लिए अलग रोल का बंदा आता है। मैं नहीं बना स्पेशलिस्ट, ओनली स्पेशलिस्ट काम। व्हाई दैट चेंज? भाई क्लाइंट चले जाते हैं, आपका बंदा जिसका एलटीवी इतनी गंदी फिर उससे खराब हो जाएगी, लाइक कि 24 की एलटीवी 4 पे रह जाएगी। एक क्लाइंट मेरा क्यों गया, और लिटरली वो मेरी गलती थी। 5-6 बंदों की टीम है और क्लाइंट दुनिया भर के हैं, ठीक है, काम भी दुनिया भर का है, कुछ फ्रीलांसर एडिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक मैनेजर अलग है, एक और मैनेजर अलग है। एक क्लाइंट ने चेंज भेजा, वो क्लाइंट उसके 3 बिजनेसेस थे। तो दुबई में बहुत कॉमन है एक आदमी के 4-4 बिजनेस होना। तो उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा, चारों की मार्केटिंग हमें दे दी। तो उसने कुछ चेंज बताया, छोटा सा चेंज था, ठीक है, एक कुछ स्पेलिंग चेंज करनी थी, मिस आउट हो गया। 20 दिन ना उसने पूछा ना हमारी टीम ने। 21वें दिन उसका पार्टनर ने बोला यार वो आज तक हुआ नहीं। वो टीम वाले को, जर्नलिस्ट को कोई ध्यान ही नहीं, कुछ आ रखा है चेंज, चला गया, चारों कंपनी चली गई इतने से एक स्पेलिंग पे। वो दिन था, मैं नेक्स्ट दिन फ्लाइट पकड़ी मैंने दुबई से, मैं वापस आ गया। फिर मैं मिला था एक बार, मैं वापस आ गया, मैंने नया ऑफिस और बढ़ा लिया, पूरी जो करंट टीम थी एक को छोड़ के सबको निकाल दिया। मैंने भाई तुम जाओ, अब नहीं हो सकता, क्यों काम भी सही नहीं कर रहे थे। हर एक रोल पे अलग, नेक्स्ट स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, वीडियोस रिव्यूअर अलग है, एक बंदा है जिसका काम है सिर्फ वीडियो रिव्यू करना, कुछ काम नहीं उसका, सिर्फ रोल, या एक नहीं अब तो 2 गए शायद, 2 लोगों का काम यह है कि स्पेलिंग चेक करना। स्पेलिंग मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, एड्स में भी, किसी भी चीज में, ठीक है। एड्स चलाने के लिए एक बंदे से हमारा काम नहीं, तो हम किसी को नर के खुद भी चला लें, 3 बंदे रख रखे जो सिर्फ एड्स रन करते हैं। तो अब काम को ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ टीम, ये बहुत जरूरी है। हमसे किसी ने कहा था, आई विल कोट, गौतम भाई है AICNC के जो फाउंडर है, वो हमसे दुबई में मिलना है, उन्होंने हमसे सब पूछा अच्छा कितनी ब्रांड्स का, उन्होंने देखा हम अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने पूछा कितना रेवेन्यू करता, हमने बता दिया भाई इतना इतना करता है। तो उन्होंने बोला काम तो बड़े, टीम कितनी बड़ी, हमने इतनी सी। हंसने लगे, बोला यार कर क्या रहे हो तुम, टीम पे पैसा क्यों नहीं लगा रहे। जब मेरे माइंड में थॉट आया कि अच्छा भाई बात तो बिल्कुल सही बोली, बट मैं सोच रहा टीम पे क्या इन्वेस्ट करूं, चल तो रहा है मेरा काम, मैं क्यों अपने प्रॉफिट्स कम करूं। बट नेक्स्ट 2 महीने मुझे समझ आ गया, बिल्कुल सही बात बोली थी, अगर मैं टीम पे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे ऑटोमेशन पे ग्रोथ आएगी, प्लस स्केल करने में ज्यादा आसानी होगी। स्केल तो हम सेल्स के दम पे कर ही रहे थे ना, बट हम अपने आप को घिस रहे थे। तो फिर वही बात है ना कि फिर यहाँ से ला रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं वाले हिसाब। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द बिलीफ? मेरा सबसे बड़ा बिलीफ ये चेंज हुआ कि मैं ना बहुत सेल्स ओरिएंटेड था, ठीक है, कि मैं बेच दूंगा, किसी को भी बेच दूंगा, ठीक है, हमारी पहले ही बात हुई है, किसी को भी बेच दूंगा, कुछ भी बेच दूंगा, ठीक है, उसके बाद बाकी टीम का काम है। ये मेरा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही हुआ है। उसके बाद मैं ऑपरेशन फोकस्ड हो गया, ठीक है। फिर मैंने ये सोच लिया दुबई जाके, दुबई एक बहुत कॉस्मेटिक सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आपको अगर आप X कर रहे हो तो आपको 100x करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तब मैं समझ गया कि भाई मेरे को जो ऑपरेशंस है वो इतने अच्छे कर देने हैं कि वो मार्केट में बेस्ट हो, उससे बढ़िया, मतलब मेरे से बढ़िया सर्विस उसे कहीं से नहीं मिले। मतलब वो काम जो आप कर रहे हो उसमें आपसे बेहतर कोई ना हो। So that was the belief. सबसे बड़ा बिलीफ मेरा यही शिफ्ट हुआ। पहले क्या था, पहले अगर फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट्स लेते, फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट्स है, ठीक है, अगले महीने 8 हो गए वो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, 10 है तो 10 ही रहने चाहिए, +2 होने चाहिए। सबसे बड़ा फोकस मेरा यही शिफ्ट हुआ कि सेल्स, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी सेल्स ही करता रहूं, मशीन चलाता रहूं, ये नहीं करना मेरे को। जितने हैं वो जाने नहीं चाहिए, एड ऑन ही होना चाहिए। फॉलो अप टू दैट क्वेश्चन इज कि बिकॉज यू सेड 10 के ऊपर 2 ऐड हो, उसमें सब्सक्रिप्शन क्लाइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट क्लाइंट से 10 + 2 नहीं कर सकते हैं, वो फिर 10 से 8 होगा, 8 से 10 होगा, वही यही स्पाइरल चलता रहता है। कितना ज़रूरी है, बिकॉज आई एम रियली बुलिश ऑन द सर्विस बिजनेसेस कैन ओनली स्केल इफ दे आर इनटू सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, वरना प्रोजेक्ट से आप स्केल नहीं कर सकते। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, और उस पे क्या माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए फॉर द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग? सब्सक्रिप्शन पे लोग क्या करते हैं, लोग आजकल हाई टिकट क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, हाई टिकट के पीछे भागते हैं, उसके बाद वो मीडियम टिकट पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि या तो भाई तुम सस्ती सर्विस बेचो और हजारों बंदों को बेचो,
Okay. ठीक है, जो Amazon करता है बेसिकली, that's how they have scaled. हाँ, या तो तुम महंगी बेचो और कम लोगों को बेचो और मना करना सीखो, क्लाइंट्स को मना करना सीखो। कोई अगर तुम इलैबोरेट $10,000 का तुम क्लाइंट लेते हो मिनिमम, ठीक है, कोई आया $2,000, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें सर्वाइव करना है नेक्स्ट मंथ, और ये 2,000 बहुत ज्यादा मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी, अभी हैंड टू माउथ हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये 2,000, फिर भी तुम उसको मना कर रहे हो। वो गट्स होना वो जरूरी है, बहुत जरूरी है सर्विस बेस्ड बिजनेस में, कि अपनी तुम पोजीशनिंग घटाओ ही मत, बिल्कुल मत घटाओ अपनी पोजीशन। क्या होगा अगर मैं हैंड टू माउथ हूँ और मेरे पास कोई $2,000 का क्लाइंट आया, 2,000 दिरहम्स का क्लाइंट आया, और मैं अपनी पोजीशनिंग घटा भी लूँगा, तो मार्केट में कौन सा पता चल रहा है कि मैंने घटा ली है? उस केस में क्यों गलत है? यही चीज़ तो मेरे को भी लगती थी, बिल्कुल सेम लगता था कि यार इतनी बड़ी मार्केट है, क्या पता चलेगा किसी को, बट वो एक लूप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने $2,000 का वो क्लाइंट ले लिया, $10,000 का क्लाइंट होएगा तो वो आपके सर में बिल्कुल दर्द नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमने $7,000 की एक डील क्लोज करी है, परसों की बात है, वैसे 15,000 की, उसने 7,000 अपफ्रंट करे, ठीक है, 7,000 दिए, एक वीक बाद उसका रिप्लाई आया, ठीक है, मतलब ये मान लो 7,000 उसने दिए और फिर एक वीक बाद उसने फॉलो अप लिया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है, इतना बिजी है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। जो 2,000 दे रहा है, पहली बात उसके लिए आप एक इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, 2,000 दिरहम की बहुत लोग सर्विस देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम होते हैं, 60,000 होते हैं, ठीक है। 2,000 दिरहम की लोग सर्विस दे रहे हैं, एंड तुम्हें अगर BMW खरीदनी है वहां पे, तो 4,000 दिरहम में तुम्हें BMW भी मिल जाएगी मंथली। तो जो लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है, तुम्हें एज एन एक्सपेंस देखेंगे, जब उसकी थोड़ी बहुत फटेगी वो तुम्हें हटाएंगे सबसे पहले। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो नहीं, आप 2,000 ले रहे हो, वो भी 2,000 में कर दे रहे, तो तुम एसेट नहीं लायबिलिटी रह जाते हो। और उस मैं भी सोचता हूँ कि आई एम हाईली बुलिश कि भाई अगर तुम 1 लाख रुपए कमाने वाले आदमी से 50,000 रुपये ले रहे हो, तो 25,000 रुपये ले रहे हो, तो 25% ऑफ देयर इनकम। सेम इज विथ व्हेन यू आर, इवन इफ यू चार्जिंग 14,000 दिरहम्स विद देम, उसकी इनकम ही 140 के दिरहम होगी, तो उसके लिए 14,000 दिरहम उसकी 10% की भी कमाई है, तो उसको बहुत दिक्कत नहीं होगी वो चीज़ पे करने में, और इसलिए वो कम परेशान करेगा। राइट, आई गेट इट। नाउ आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट बल्क वर्सेस हाईली टारगेटेड कोल्ड आउटरीच, ठीक है। जैसे आपने भी बोला, यू सेड कि या तो ये ज़्यादा लोगों को बेचो या फिर ये कम लोगों को बेचो। उस केस में व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट अप्रोच और अ स्वीट स्पॉट कि ऐसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से वैसे तो हम कोल्ड आउटरीच काफ़ी बिल्कुल ना के बराबर कर दिए, ठीक है, बिकॉज सिस्टम्स होने चाहिए आपके पास। कोल्ड आउटरीच क्या है? कोल्ड आउटरीच ये है, मैंने यहाँ से 100 कंचे फेंके, 1-2 घुस गए, ठीक है, ये कोल्ड आउटरीच है। एंड उस पर आप हाइपर टारगेटेड करो या फिर आप जनरलाइज करो, वो रेशो उतना ही आएगा, ठीक है। हाइपर टारगेटेड में करो शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5-10% बढ़ जाएगा, ठीक है, बट रेशो एट द एंड उतना ही आएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा करो। मैं इस चीज पे मैंने तो वो बहुत करी है, ठीक है, करवाई भी है। 2 चीज है, अगर कोई 20-30 हज़ार डॉलर की एजेंसी चला रहा है, 10 से ऊपर चला रहा है, कुछ भी चला रहा है इंटरनेशनल मार्केट, उसे 2 साल के बाद 1 साल के बाद कोल्ड आउटरीच करनी पड़ रही है ना, तो काम करना छोड़ दो, बेकार है। बिकॉज अगर आप रियलिटी में काम करते हो तो आपको 10 क्लाइंट से रेफरेंस मिलेंगे, ठीक है, आपका काम बोलेगा, ठीक है, आपको काम खुद आना शुरू हो जाएगा। पहले रूल है, एजेंसी का रूल है। ये सीखा मैं अभी दुबई जाके किसी 2-4 बड़े बड़े एजेंसी ओनर से मिलके, उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि जिस भी क्लाइंट के साथ हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे, नेक्स्ट 5 साल तक आप उसको रीच आउट नहीं करोगे। उन्होंने भाई 5 साल इज वेरी बिग, 1 साल कर लो इसको। उसने बोला मेरे रिटेंशन 5 साल से कम नहीं होता है। मतलब आई वाज लाइक व्हाट, क्लाइंट से 5 साल से रिटेंशन नहीं कम नहीं होता है? मैं बैठा 2 मिनट, मुझे सदमा सा लगा कि 5 साल से इसका रिटेंशन है, तो क्या काम कर। यहाँ पे 6 महीने भी बहुत मुश्किल से होता है लोगों का रिटेंशन। 6 महीने कहाँ, ये जो कोल्ड आउटरीच वाले हैं जो दिखाते हैं 2 महीने मैक्सिमम 3। यार हमने भी करा हुआ है, हमने करा है ना, हमने तो हर एक चीज करी है। कैश आउट करो, निकलो। हाँ, अब मैं एक और चीज समझाता हूँ। अगर बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है इस दुनिया का, कोई भी सर्विस बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप एक लेवल पे 1-2 साल से कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद रेफरेंस से काम आना शुरू हो जाएगा।
तो ये रेफरेंस से काम, जैसे बहुत टाइम भाई रेफरेंस से काम तब आता है जब आप पूछते हो रेफरेंस के लिए. Do you guys ask for references or do they provide you just the references without asking what is happening there? आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि उनसे लोग पूछे कि ये कौन कर रहा है आपका काम. That's a good framework. जैसे सोशल मीडिया, अगर फॉर एग्जांपल बहुत लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं या सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक क्लाइंट है, उसको तुमने 0 से 100K पहुंचा दिया, तो लोग उससे पूछेंगे कि भाई किसके साथ काम कर. कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप बहुत अच्छा काम करते हो तो लोग आपके बारे आपको छुपा के और सजो के रखना चाहते हैं. ऐसे भी होता है. तो फिर उस केस में आप उसका नाम लेके बेच सकते हो. 10 लोगों को पता है ना कौन काम कर रहा है. हम एक एक्स कंपनी के साथ काम करते हैं, ठीक है, हम अगर उस एक्स कंपनी के साथ काम करते हैं, अब लोगों को पता है हम उसके साथ काम करते हैं, तो लोग सामने से आता है आप उसके साथ काम करते हैं हमारी मार्केट. ये कैसे पता चलता है लोगों को लोग बात उस कंपनी में 300 एम्प्लॉय हम डेली जा रहे, पता है ना उनको कौन एजेंसी काम कर रही है, तो वर्ड ऑफ माउथ फैलना शुरू हो जाता है. सर्टेनली इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करो, जो क्वेश्चन था उसका आंसर पहले दे देता हूँ कि हाइपर या मास, ठीक है, हमेशा आपकी जीतेगी हाइपर. अगर हाई टिकट बेच रहे हो, हाई टिकट इज अबव 5000, तो उसमें मास का भी काम नहीं आने वाली. इट्स 0 ना, ठीक है, टाइम वेस्ट होएगा. अल्टीमेटली 5000 बेचने की ऑडियंस ही अलग है ना. आप बेच तो कुछ भी $1000-2000 का, तो जीतेगी मास, क्योंकि मास 1000-2000 दे सकती है, ठीक है. कोल्ड आउटरीच इज समथिंग, कभी आप उस पर कमांड इजीली नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप पोजीशन ही आपकी नीचे से है. मांग रहे हो, हाँ मांग रहे हो आप काम, ठीक है. आप जब तक काम मांगोगे, स्टार्ट करने के लिए इट्स वेरी गुड. टू रीच टू $10,000 गुड इनफ. हाँ ठीक है. अगर बिजनेस बनाना है, अब लोगों को रियलिटी में भाई जो मेरा पर्सपेक्टिव किसी को अच्छी लगे या बुरी, कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई टीम नहीं है, कंप्यूटर सामने और लगा हुआ है, वो अपना आपको एजेंसी ओनर कहता है, तो इट्स अ जोक. सेकेंडली, अगर आप घर पे बैठे हो, खाली 5-6 लोग फ्रीलांसर से काम कर रहा है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. सेकेंड, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके लिए कोई काम करते कर रहे हो. एजेंसी समथिंग जहाँ टीम है और टीम सब कुछ करती है और आप टीम को कमांड करते हो, ठीक है. मैं फाउंडर समिट में गया एक जगह दुबई में, तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई, स्टार्टअप समिट था. कभी भी कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, 0 to 1 आपको लेके जाना है, 1 to 10 टीम को लेके जाना है. एब्सोल्युटली. आप 0 to 1 10 to 100 10 to 100 भी टीम लेके जाएगी, आप कमांड कर रहे हो. 10 to 100 में लीडर्स जाएंगे आपके जैसे 5-6, जिनको आपको शेयर देना पड़ेगा, जिनको आपको करते हैं भाई, करते हैं, कमीशन देता, बहुत अच्छा कमीशन देते हैं. जो मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. सेल्स का तो सबसे अच्छा कमीशन. सेल्स जो हमारा मैनेज कर रहे हैं, दे आर अर्निंग लाइक मैड. कोई एजेंसी ओनर नहीं कमा रहे जितना बोलते हैं लोग. इन रियलिटी पैसा बहुत है दुनिया में, जितना आप सोच. मार्केटिंग की फील्ड में बहुत पैसा है. लाइक दुबई में ही आई मेट समवन, उसने एक वेबसाइट डिजाइन करी किसी की, दे चार्ज अराउंड इंडियन रुपीज में 1 करोड़ रुपए वेबसाइट डिजाइन. क्या होता है वेबसाइट डिजाइन में, बट उनका उस एजेंसी का नाम ही इतना है, दे आर चार्जिंग इट. वो वेबसाइट बनाने के इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से 2 साल पहले तक कोई सर्विस नहीं होती थी. कि मेरे हिसाब से वेबसाइट डिजाइन करना कोई सर्विस नहीं है, वो तो ऐसी हो जाती है. आज के डेट में तो यही ऐड ऑन होती है, वो तो फ्री में कर दूंगा. फ्री में हो जाता है. मेरे से आप इतना पैसा दे रहे हो, मैं 10,000 में कैसे बना. बट उसने अपना को पोजीशन इस लेवल पे कर रखा है कि वेबसाइट भी मैं इस लेवल की डिजाइन करता हूँ. तो आप अपना काम को जिस दिन पोजीशन करता हो, मुंह मांगा पैसा. तो गेम पोजीशनिंग का है. तो हम ना लेट्स टॉक अबाउट पोजीशनिंग और फ्रेमिंग अपनी सर्विसेज को कैसे करें. उसमें क्या हाइलाइटर्स या बुलेट्स हैं आप लोगों के पास कि नॉर्मल सर्विस को भी पोजीशन और फ्रेमिंग इस तरीके से करें कि आपकी सर्विस उनको लगी ओहो दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग. वो ब्लू ओशन और रेड ओशन वाले हिसाब से ब्लू ओशन में कैसे कूदे. फिर नंबर 1 रूल, आप जो भी करते हो उसको अपने आप पे अप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट की सर्विस बेचते हो, खुद कंटेंट बनाओ, अच्छा बनाओ, टॉप नॉच बनाओ. फर्स्ट, आप एड्स बेचते हो, खुद के एड्स चलने चाहिए, दिखाओ मैं खुद भी ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है. थर्ड चीज, आप एसईओ करते हो, तो एसईओ में अपना आपको नंबर 1 रैंक कर दो. अपनी वेबसाइट बना दो, अपनी वेबसाइट ऐसी बना दो इंसान खोलते ही पागल हो जाए. अगर मैं जिम में जा रहा हूँ, कोई मोटा सा आदमी, बहुत मोटा और बिल्कुल हालत बुरी हो रही है, बोल रहा है आई एम द बेस्ट ट्रेनर, आप मेरे से ट्रेनिंग लो, मैं आपसे 2 लाख रुपए ट्रेनिंग चार्ज करूंगा. मैं क्या बोलूँ उसको, भाई तू अपने हालत देखी है, तू मुझसे 2 लाख चार्ज करेगा. समझ रहे हो. तो वही हम सर्विस के साथ कर रहे हैं. वो बोल रहा हूँ के साथ नहीं मूव कर. हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको मैं कंटेंट में बेस्ट पहुंचा दूंगा. खुद का कंटेंट इज लाइक 100 फॉलोवर एंड बिल्कुल 0 रीच. ये सच नहीं है ना. तो इस चीज को समझना पड़ेगा लोगों को कि आप जो बोल रहे हो करवा रहा, वो खुद करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग फॉर पोजिशनिंग दैट यू आर आस्किंग. सेकंड थिंग इज एड ऑन इट विद
द प्रूफ। फर्स्ट हो गया मैंने अपना करके दिखाया, सेकंड इज मैंने प्रूफ मैंने औरों का भी करवाया। Okay, how do people acquire proof? By doing it? By doing it, Testimonials? Okay. Proving it, बैक टू बैक करना उस चीज को, प्रूफ करना, ठीक है। कंटेंट में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% जरूरी है। नहीं है तो भाई फ्री में काम करो, स्टार्टिंग में सस्ता काम करो। सस्ता मींस पैसे में सस्ता, काम टॉप नॉच, ठीक है। वर्क शुड बी ऑलवेज टॉप नॉच। सर्टेनली काम बोलता है भाई, काम हर जगह बोलता है। कोई बोलता है अच्छे एडिटर्स आप ला के दिखा दो मुझे, अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे ना, नहीं मिल रहे। काम मिल रहा है, नहीं मिल रहे भाई, नहीं मिल रहे भाई। एक दिन मेरा क्लाइंट था बहुत अच्छा, मुझे बहुत पैसे दे रहा था, देता है अभी भी। मुझे एक वीडियो एडिट करानी थी, मैं नहीं करवा पा रहा था, मेरी टीम के बंदे भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक एजेंसी ओनर को बहुत फोन करवाया, भाई प्लीज यार एक वीडियो, उसने रात को करवाई। बहुत सही बंदा है, करवा दी उसने अपनी टीम से। तो हाईली स्किल्ड बंदे मिलते ही नहीं है। उस दिन मैं रात में तैयार था, मुझसे कोई $200 भी ले लेगी रील एडिट करने में, मैं दे देता। बंदा ही नहीं मिल रहा उतना स्किल्ड। $100 दिए भी लोगों को, कर नहीं पाए वो एडिट। तो स्किल्ड बंदे बहुत कम है। स्किल एजेंसी बिजनेस बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोजीशनिंग आप पहले दिन पे डिसाइड करो आप हो कौन। आप एक बिजनेस ओनर हो, आप फ्रीलांसर हो या फिर एक एजेंसी ओनर हो। आपको अपना माइंडसेट वो रखना है ना पोजीशनिंग में। अब मैंने अपने आपको प्रूफ कर दिया मैं ये कर सकता हूँ। सेकंड लेवल पे मैंने अपना आप टेस्टिमोनियल रख लिया। थर्ड स्टेप पे तुम्हें एक्स फैक्टर लाना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे रन करता हूँ। एज अ बिजनेस ओनर आप एक बिजनेस चलाते हो, सामने वाला आप जिसको बेच रहे हो वो एक बिजनेस चलाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस टॉक होगी तो आपको पैसे देगा। वो एक फ्रीलांसर या एक्सवाइजेड खो जाते हैं ना लोग। अब मैं कंटेंट में खो गया मान लो, अब मेरे हो गए 1 मिलियन फॉलोअर, मैं साहिल हूँ, साहिल के 1 मिलियन फॉलोअर है, साहिल पागल हो चुका है और मैंने 10 बंदों को स्केल करा दिया। अब कोई मेरे सामने आ गया, अब उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है। अब उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो $3000 देगा और उसको इतना काम चाहिए, वो उसके लिए फीजिबल है, बट $10,000 फीजिबल नहीं है। अब साहिल एज अ बिजनेस ओनर समझ ही नहीं पा रहा उसके लिए बिजनेस एज अ बिजनेस टू बिजनेस फीजिबल नहीं। मैं अपने बारे में सोचे जा रहा हूँ कि नहीं भाई मैं तो $10,000 चार्ज करता हूँ, गुड फिट नहीं है ना। उसके पास है पैसा, वो देगा नहीं। यहाँ एज अ बिजनेस टू बिजनेस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैं इसको बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ और इसका फायदा क्या है। जिस दिन ये बिल्कुल समझ आ जाएगा तो आपकी प्राइसिंग स्वीट पॉइंट पर आ जाएगी। $10,000 के 2 क्लाइंट और $3,000 के 20 क्लाइंट। 20 क्लाइंट वाला जीतेगा हमेशा, क्योंकि उसके भगेंगे 1-2 ही। आपके 10,000 वाले 2 बचे, आपकी एजेंसी खत्म है। 10,000 वाले 3 है ना, 2 भाग गए और काम उतना ही है, खत्म है। हाँ तो और चार्जेस, यू मेंशन चार्जिंग, जो आप चार्ज कर रहे हो उसको स्वीट चार्जिंग कैसे करें? मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी सर्विस के चार्ज क्या फिक्स करूं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला पैसे कितने कमाता है। ओके ठीक है। इन टर्म्स ऑफ 2 तरीके, मान लो एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट से समझा देता हूँ। रियल एस्टेट एजेंट है, मान लो वो महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, बहुत तगड़ा आदमी, इंडिविजुअल कंपनी कोई भी हो, वो 1 करोड़ रुपए कमा रही है। अब 1 करोड़ में से 50 लाख रेफरेंस से कमाता है, जो पास के क्लाइंट थे उसके रेफरेंस आ रहे हैं। वो 20 लाख रुपए अपनी रीच आउट इवेंट से कमाता है और 20 लाख रुपए सोशल मीडिया से डील क्लोज करके कमाता है। तो आपको ये नहीं देखना वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, आपको ये देखना है 20 लाख रुपए सोशल मीडिया से कमाता है। ओके ठीक है। अब आपको समझना है 20 लाख रुपए कमाता है, अब मैं इसकी सोशल मीडिया को कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। उस 20 लाख का आप 30-40% तक चार्ज कर सकते हो। तो उसका 30% अराउंड हो गया आपका 6 लाख रुपए। तो आप वो डॉलर्स में चार्ज कर सकते हो, उसको उतना पैसा आ रहा है और अल्टीमेटली वो उससे पैसे कमाएगा। हर बिजनेस की जो इनकम है उसका 20-30% आप चार्ज कर सकते हो, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। सो व्हाट यू सेइंग इज कि उस बिजनेस की उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस तरीके से जितनी इनकम है उसका 20-30% कोई भी देने को तैयार होता है इजी। तो यू गाइस आल्सो मेड अ वीडियो ऑन 10 करोड़ तक एजेंसी कैसे स्केल करें। और मेरा मुद्दा ना इस पॉडकास्ट से ये नहीं है कि 10,000 तक कैसे जाएं, वो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी। आई एम डन विद दैट। आई वांट टू अंडरस्टैंड वो 10 से लेके 100 का सफ़र है, 10 to 100 के कैसे स्केल करें अपनी एजेंसी को, वो दिस इज़ व्हाट दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर। तो पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मेरे को 10 CR एजेंसी बनानी है, या फिर कह दें कि 100K पर मंथ तक स्केल करना है फ्रॉम 10K, 0 to 1 तो सबको पता है कि क्या करना है। कोल्ड आउटरीच कर दो, रेफरल से आ जाएगा, फलाना ढिमकाना, 400 चीज़ें हैं। 10 से लेके 100 तक में स्केल करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ों का पहले एक तो अवेलेबल होना ज़रूरी है पॉइंटर्स में, और दूसरी चीज़ उन पॉइंटर्स को यूज़ कैसे करें इन एक्शन टर्म्स, ताकि हम 10 to 100K पर मंथ एजेंसी स्केल कर पाए। मैं बेस में बता देता हूँ, भाई डेप्थ में बता देगा कि
एग्जीक्यूशन ये करता है, मैं एक प्लानिंग और फिर उसके बाद जो मेरे रोल से देता है मैं कर लेता हूँ। बेस क्या है? पैसा लाना है। मैं इस केस में सपोज करके चल रहा हूँ, ऑपरेशंस के लिए आपके पास सब कुछ है। जो $1 लाख या 1 करोड़ रुपए मंथली के लिए काम चाहिए वो सब आपके पास है। ये अज्यूम कर लिया है, ये हटा देते हैं। फर्स्ट आ गया पैसा कहाँ से लाना। 4 चीज में डिवाइड करता हूँ। आप 10,000 कर रहे हो तो आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है। फर्स्ट आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज कोल्ड आउटरीच, इसको हटा देता है अभी के लिए। सेकेंड पार्ट इज कंटेंट। कोई भी बिजनेस इस दुनिया में है उसे कंटेंट से क्लाइंट आएंगे, ठीक है। कंटेंट से क्लाइंट आने का मतलब चाहे आप एड्स बेच रहे हो, कंटेंट बना, आप रियल एस्टेट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो इस दुनिया में, सोशल मीडिया पे तो सभी है ना। तो आप स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑफ योर सर्विसेज, ओके, टारगेटिंग टू योर क्लाइंट्स। राइट ऑन अ पेपर कि मेरे क्लाइंट्स के 20 पेन पॉइंट्स है, ये पेन पॉइंट्स है, इसके ऊपर मैं कंटेंट बनाऊंगा। टारगेटिंग 1000 व्यू आ रहे हैं बट 100 कस्टमर है मेरे। टारगेटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पे। पहले कंटेंट हो गया, पुट ऑन योर कंपनी कंटेंट एंड ऑन योर कंटेंट। सेकंड स्टेप हो गया यूट्यूब पे भी कंटेंट हो गया। उसके बाद चलाओ टारगेटेड एड्स। टारगेटेड एड्स चला लो। टारगेटेड एड्स के बिना नहीं होगा। तो यू गाइस आर सेइंग कि 10 से लेके 100 के अगर एजेंसी स्केल करनी है तो एड्स इज द ओनली वे। अब मैं इसको एक बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। क्यों ऐसा आप जिम जा रहे हो, अब मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ी कंपटीशन लेवल बॉडी बनाने के लिए, जो कि 1 करोड़ रुपए मंथली में कंपटीशन को मान रहा हूँ, बॉडी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से स्टेज पे चढ़ने के लिए उस वाली कंपटीशन की? बहुत लोगों को 12-12 साल लग जाते हैं। एग्जैक्ट वो एजेंसी में होगा। 1 करोड़ आपको 12 साल लग जाएगा, आप 100% पहुंच जाओगे। मत चलाओ एड्स। अब क्या हो, स्टेरॉइड जो 2 साल में आपको वहां पहुंचाएगा। 2 साल में तगड़ा कंपटीशन खेल जाते हैं लोग स्टेरॉइड से। एड स्टेरॉइड है, आपने स्टेरॉइड मार दिया अपने कंटेंट, अपनी रीच और अपनी सर्विसेज को, ठीक है। अब स्टेरॉइड मार दिया मैंने, क्योंकि अब मैंने करा क्या है, एड्स कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस। एड्स ने क्या करा, जो मैं पेन पॉइंट टच कर रहा था उसे करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचा दिया। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। एड्स वो आपकी जो पेन आप क्लाइंट का टच कर रहे हो, आपका ऑफर सही है, अच्छा ऑफर है, आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। अब आपको क्या चाहिए, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। फर्स्ट टाइम पे अगर ऑफर सही नहीं है तो कुछ होना ही नहीं है ना। वैसे ये भी सब मैं मान के चल रहा हूँ, सब कुछ सही है, सर्विस सही है, ऑफर सही है, डिलीवरेबल सही है, प्राइसिंग सही है। अब यहाँ पर मैं करेक्ट ऑडियंस तक अपना पहुंचा पा रहा हूँ। टारगेटेड कंटेंट बनाया, दैट इज क्रेडिबिलिटी। और दैट इज ऑल्सो रीएश्योरेंस, बिकॉज कि अगला बंदा आता है, एक बार देख लेता है डील वगैरह की, अच्छा बंदा स्कैम नहीं है, बंदा वो नहीं है, तो उसको एक रीएश्योरेंस मिल जाती है। हाँ। अब मैंने स्टोरी डाल दिया है, अब मुझे लीड्स आनी शुरू होती है, ठीक है। कंटेंट से भी कुछ आती है बट कम आती है, ठीक है। मुझे यहाँ से भी लीड का फ्लो आ गया। अब मेरे पास एक कंपाइलेशन ऑफ लीड्स आ रहा है जो मेरी सर्विस को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड, कोल्ड आउटरीच मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है मेरा थर्ड इज रेफरल। अब मैंने रेफरल्स भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और हर महीने मैंने सिस्टम बना दिया मेरे। और ये रेफरल स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे? क्योंकि आपका काम बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, ठीक है। अब यहाँ से ये कंपाइलेशन होगा, अच्छा कंटेंट, एड्स, टारगेटेड लोगों तक पहुंचाना एड्स को। बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा नीश, ऑफर, सर्विस, हर चीज पे अलग अलग होता है कि कैसे मुझे अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। इसमें लोगों को अगर थोड़ा डेप्थ में और जाना है, जो एजेंसी ओनर काम करता है, आप ये चीज समझो कि अगर आपकी सर्विस ऐसी है जिसमें अनक्वालिफाइड लोग ज्यादा आते हैं, अगर कुछ ऐसा बेच रहे हो, मतलब टैम बहुत बड़ा है बट उसमें 10% ही लोग आपका प्राइस पे कर सकते हैं जो क्वालिफाइड आपके साथ काम करें, ठीक है। एग्जाम्पल एक आध एग्जाम्पल मान लो, मैं इंडिया में या फिर कहीं भी इंडिया का दे देता हूँ, समझ आ जाएगा। इंडिया में छोटे मोटे ई-कॉमर्स स्टोर बहुत होता है, बट आप काम उनके साथ करना चाहते हो जिनका 100 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू, कि आप 1 करोड़ रुपए या इतना स्केल कराते हो, 1 से 10 ले जाते हो, तो छोटे के साथ तो काम नहीं करना ना। अब यहाँ फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट में भी सेम कर सकते हो कि आपको कंटेंट, तो वो क्वालिफाई कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम मैं बता रहा हूँ, टाइम बढ़िया कैसे क्वालिफाई करना है जो आपको पैसे दे पाए। फर्स्ट स्टेप पे आपने पेन पॉइंट रिच करके उसको बुलाया, उसके बाद आपने उसे एक लैंडिंग पेज पे VSL पे भेज दो, आधे घंटे की वीडियो बना दो जो एक सेल्स कॉल की तरह हो सकती है, ठीक है। जितने ऑब्जेक्शंस आपको सेल्स कॉल पे आते हैं लिख लो। तो VSL आधे घंटे की हो तो चलता है कि यू गाइस शॉर्टन इट? शॉर्ट भी चलता है, लॉन्ग भी चलता है। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्या वर्क करता है? 10 मिनट। 10 मिनट की VSL, मतलब यू गाइस आर सेइंग कि एक ऐसा सर्विस आप बेच रहे हो, उसकी ऐड चलती है और उसके लिए एक लैंडिंग पेज है जिसपे VSL है। तो मतलब जो, क्योंकि पहले आप लोग बोल रहे थे व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह भी होते हैं, वो भी होता है। अच्छा, तो मतलब उसके बाद का प्रोसेस है। सो ऐड चला, ऐड से बंदा उस पर आया, उसने एक VSL देखी, उसने थोड़ा बहुत वेबसाइट देखा, टेस्टिमोनियल्स देखी, सर्विस देखी, उसने बुक का कॉल किया,
बुक अ कॉल पे वो व्हाट्सएप पे चला गया। उस व्हाट्सएप एक और VSL पे एक और पॉइंट है, VSL पे मैं ऐसी बात सीधी बोल दूंगा कि अनक्वालिफाइड बंदा कॉल ही बुक नहीं करेगा। ओके मैं समझ गया कि तुम्हारे बस की अगर हो तो तुम्हारे 500K प्लस कर रहे हो तो ही करेंगे तुम्हारे साथ काम। ये बता ऐसी एकदम हार्ड मैट्रिक्स वहां पे रख दिए कि तुम अगर ये हो तो ही हमारे लिए आइडल फिट। स्टार्टिंग में दे दो वीडियो। देन पर्सन लुक्स एट द लैंडिंग पेज। सो ये लैंडिंग पेज सिंगल पेज होती है, ठीक है। हर सर्विस के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज है। आपने वेबसाइट नहीं बना रखी है? नहीं, मतलब वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज है। ये लैंडिंग पेज है, वेबसाइट नहीं बना रही। अच्छा, तो मतलब हर सर्विस व्हाटएवर सर्विसेज यू गाइस आर डूइंग, जैसे किसी को सिर्फ एड्स चाहिए तो उसके लिए एक अलग लैंडिंग पेज है। करेक्ट। एब्सोल्युटली गॉट इट। तो फिर वो क्लिक करता है, वो व्हाट्सएप पे आता है। ये विवा फॉक्स के व्हाट्सएप पे आ गया जो कि ऑफिशियल नंबर है। एंड उसके बाद फिर वो ऑटोमेशन जा रहे हैं, तो उसको 3-4 क्वेश्चन क्वालिफाई होगा वहां पे। क्वालिफाई तो पहले ही हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल VSL है, तो इसके बाद भी क्वालिफाई होता है कि बस कॉल बुकिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। VSL है, VSL में हमने फॉर एग्जांपल दे दिया 5 मिनट तक अगर इसने बंदे ने वीडियो नहीं देखी तो ये कॉल ही बुक नहीं कर सकता। ठीक है, हमने बटन तो ये 5 मिनट से आगे पार करेगा तभी कॉल बुक कर पाएगा। तो ये बटन ग्रीन हो जाएगा ताकि क्लिकेबल हो। ग्रेट। देन पर्सन गेट्स ऑन टू योर व्हाट्सएप। डू यू आस्क एनी क्वेश्चंस देयर? फिर व्हाट्सएप पे ले लो या फिर डायरेक्ट कॉल बुक कर लो। ज्यादातर हम डायरेक्ट ही कॉल तो फिर वहां से फिर योर सेल्स टीम कॉल्स द पर्सन। नहीं, आप समझे नहीं। VSL देखा, VSL पे उसने बटन क्लिक किया, वो कैलेंडर पे गया, खुद कॉल बुक, Zoom कॉल बुक। ठीक है, एक तरीका ये है। उसके बाद लीड तो हमारे पास पहले ही आ गई। VSL से पहले उस लीड फॉर्म भरता है वो, ठीक है। लैंडिंग पेज का ही लीड फॉर्म भरता है VSL से पहले, कि क्लिक करता है तो उस पे पॉपअप आ जाता है कि तुम पहले अपनी डिटेल दो, फिर तुम VSL देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो क्वालिफाइड तो होते हैं बट वो पूरा VSL नहीं देखते क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है। वो उनको प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चन जाते हैं, उसको व्हाट्सएप पे जाता है प्री क्वालिफाई और दोबारा जाके VSL देखो। उसको VSL का लिंक भेजते हैं कि क्लिक कर, दोबारा जा देख भाई, उसको मिस मत कर। ताकि फिर हम ये यहाँ के बाद से बिल्ड करेंगे, ये सेम चीज नहीं समझाएंगे। ये फनल सब टेस्ट करके आया है, कुछ हवा में नहीं बता रहे। पहले जो आपने बताया व्हाट्सएप वाला हम करते थे, फिर हमने देखा अच्छा इससे अनक्वालिफाइड ज्यादा आ रहे हैं, इतने क्वालिफिकेशन भी हमारे लिए कम है, तो हमने दूसरा चीज। तो जब लैंडिंग पेज खुलती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे सी? लैंडिंग पेज खुलती है, उसके बाद उसे दिखता है कि एक वीडियो है, उस पर क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करते हैं और उसकी कहानी कॉपी आ जाता है, कॉपी लिखी होती है ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके पास पॉपअप अपने आप आ जाता है, वो अपना नाम डालता है, अपना बिजनेस डालता है, फिर वो अच्छे से खुल जाती है। फिर उसके बाद VSL खुल जाती है, फिर वो VSL देखेगा, फिर उसके बाद 5 मिनट तक वो कॉल बुक नहीं कर कि अगर वो नहीं भी करे तो आपके पास डेटा आ जाए उसका। इज दैट द थिंग? ओके, गॉट इट। तो ओके, तो ये अब हो गया कि एक ये हो गया, उसके अलावा रेफरल्स हो गए। अब ऑपरेशनल लेवल पे क्या होता है कि बंदा आ चुका है अंदर, लीड को क्वालिफाई कर लिया कि ये इसकी ये डिटेल्स हैं, इसने पूरा VSL भी देखा है, ये इसने कॉल भी बुक कर लिया। अब क्या होगा? उसके बाद सेल्स के बंदे उससे कॉल लेते हैं, या तो फिर अगर उसने कॉल बुक तब भी नहीं करी है तो फिर कॉल करते हैं, कॉल कर लेता है। ओके, तो मतलब कुछ भी लीड जाने नहीं देना है, उस डेटा को आप खुद लीड को ऐसे दिया हमने लीड के। गॉट इट। तो ये तरीके हो गए। इसके अलावा ये तो हो गया, मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझ गया। इसमें एनीथिंग एडेड ऑन दैट कैन हेल्प पर्सन स्केल इट, क्या फिर इसी को रिंस रिपीट करते रहो और आप 100 तक पहुंच जाओगे? अब इसमें ही आप ऐड कर दो ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। वीकली न्यूज़लेटर कैसे होंगे? वैल्यू ड्रिवन, बिल्कुल वैल्यू ड्रिवन होंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एड्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो वैल्यू ऐसी दो कि रियल एस्टेट जो कंपनी है एकदम टच कर जाए उससे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में हमारे क्लाइंट्स के जो है 40 कंट्रीज में ऐड चल रहे हैं, क्योंकि दुबई इज अ वर्ल्ड हब, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहाँ से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है। तो 40 कंट्री में हमारे ऐड चल रहे हैं, हमें एग्जैक्ट पता है कि एवरेज CPL क्या रहती है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पता है कि कहाँ क्या क्वालिफिकेशन रहती है। प्लस एक और हमारे पास फैक्टर रहता है, जैसे हम बाहर बहुत सारे डेवलपर हैं, उनके VP से डायरेक्ट मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे मार्केटिंग के बंदे हैं, उन कंपनी के हेड के साथ हमारी मीटिंग हो रही है कि हम अंडरस्टैंड कर पाए उनका बायर कौन है और हम उस हिसाब से एड्स चला पाए, तो हम हमारे पास वो एक्सेस है। सो यू आर सेइंग कि उसमें उनके बंदे तो बैठते ही हैं, आप लोग भी बैठते हैं हर बार। What's your biggest pain point right now in your business? पेन पॉइंट भाई कि जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी नहीं कर रहे, यही पेन पॉइंट है। आप ये देखो पिछले 1 साल में हमने कुछ कंटेंट, लेकिन ये हर सक्सेसफुल इंसान के साथ होता है। You guys, wherever you guys are sitting, और मैं जितने तक अभी तक स्केल पाया हूँ उसमें you guys have a lot of credit due, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब कोई बताता है, और उससे वो जो चीज़ हमने आप लोगों के ऑफिस में डिस्कस करी थी उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, लीड कॉस्ट आधी से भी कम हो गई,
और क्वालिफिकेशन बेटर हो गई। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था जो मैंने बताया था, डू वट एवर आई एम एबल टू डू राइट नाउ, सो थैंक यू गाइज फॉर दैट। ठीक है, और कमिंग बैक टू द पेन पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर नॉट वर्किंग एज हार्ड एज यू शुड? 1 साल से यार कंटेंट ढंग से नहीं बना पा रहे हम। हमारा खुद का स्टूडियो है। गिल्ट होता है बहुत क्यों भाई, बहुत गिल्ट होता है। खुद का स्टूडियो है हमारा, ठीक है, सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तब तो कंटेंट रेगुलर जा रहा था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ना एडिटिंग आती थी, ना एडिटर था, ना स्टूडियो था, ना कैमरा चलाना आता था। आज कैमरा मैंने जो पूरा का पूरा सेट बनाता है, ठीक है, हमें जाना है, वीडियो स्क्रिप्ट राइटर है जो स्क्रिप्ट बनाता है, हमें जाना है बस स्क्रिप्ट पढ़ के बोलना है, फिर उसके बाद एडिट भी वो नहीं हो पा रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हुआ है, वो भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? बस भाई आलस कह लो या कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन कह लो या फोकस कह लो। एक मनी ड्रिवन इंसान जो होता है ना, उसको जब तक पैसा नहीं दिखता वो डिमोटिवेट हो जाता है। हाँ, मतलब डायरेक्ट आरओआई अटैच नहीं है इससे, इसीलिए मजा नहीं आ रहा है बेसिकली। हाँ, अब ये चीज है यार, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल ये बहुत देख रहा हूँ मैं हमारी स्पेस में, इंडिया में, कि आई लिव इन दिस कंट्री, आई लिव इन दैट कंट्री, मैं लिविंग इन बाली एंड और अरे एक्सवाइजेड कहीं भी रह रहे हो आप, मगर आपकी 4 वीडियो बाद पीछे पंखा दिख रहा है मुझे, तो पंखा दिख रहा है तो इंडिया के अलावा कहीं पंखा नहीं होता है। तो ये समझ जाओ इंडिया में ही है। वो 15-20 दिन घूम, अगर आपको साल भर कहीं रहना है तो यू हैव टू बाय द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। सिटीजनशिप चाहिए ना, वरना तो टूरिस्ट वीजा होता है, आपको भगा देंगे उस कंट्री से। तो आप यूएस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान जहां भी रहते हो, ठीक है, तो यू नीड टू बाय द सिटीजनशिप, अदरवाइज यू हैव टू कम बैक आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months। तो यहाँ 1-2 महीने जाते हैं, फुल पावर कंटेंट बनाते हैं, वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स, पार्ट टाइम एजेंसी ओनर्स। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजेंसी ओनर्स एंड इंटरनेशनल एजेंसी ओनर्स? क्या क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट का ही होता है हर इंसान का। वहां पर दे आर मोर ऑफ वैल्यू ड्रिवन। अब उसका फोकस है कि मुझे वैल्यू ड्राइव करनी है अपने क्लाइंट के लिए, वो मैं वैल्यू ड्राइव करूंगा, उसको ऑटोमेट करूंगा और मैं चलूं। यहाँ पर लोग आर मोर टुवर्ड्स वैल्यू की जगह मनी ड्रिवन। हर आदमी आज इंडिया में एजेंसी इसलिए खोलता है मुझे फ्री मनी मिलेगा। बस पैसा। भाई फ्री मनी नहीं है ना, फ्री मनी तो है ही नहीं, हार्ड मनी है। हार्ड मनी आप कर नहीं सकते क्योंकि आप फ्री मनी के लिए आए हो। जो हार्ड मनी के लिए आए हो तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब एक एजेंसी ओनर की साइकिल क्या है? फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के बाद वो एक स्किल आता है, तो उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर एजेंसी, कमा रहा है पैसे। भाई फ्रीलांसर में अगर 1 लाख करके 1 लाख कमा रहे थे, एजेंसी में 5 लाख करके 1 लाख कमा रहे हो, कमा तो 1 ही लाख रहा है ना भाई। तू मेहनत और ज्यादा कर रहा है। मेहनत है, लायबिलिटी है तुम्हारे, लायबिलिटी है, लॉस भी हो सकता है भाई, चांस क्लाइंट नहीं है। तो गेम इज माइंडसेट का बहुत हार्ड माइंडसेट। और सबसे सही बात ये है कि भाई तुम फ्रीलांसर से अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कुछ लोग है 1 लाख रुपए में सेटिस्फाइड है, तो क्यों करना है भाई एजेंसी? एक ये बहुत अच्छी बात लगी थी मेरे को। एक बंदा आया, मतलब वो ठीक रेवेन्यू करता था, 2-3 लाख रुपए ठीक कर रहा था अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तेरी कितनी बड़ी टीम है? यार मेरे को क्यों चाहिए टीम? यार मैं 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ, फ्रीलांसर को थोड़े बहुत देता हूँ, बस हो गया काम मेरा। और सही कर रहा है, मजे ले रहा है, बढ़िया करता है, मजे लेता है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। 20-30 हज़ार डॉलर करो, खूब मजे ले रहा है, 2-3 लाख में प्रॉफिट है ना उसका, वो पूरा प्रॉफिट है, जेब में जा रहा है। उसने मेरे मुंह पे बोला, उस टाइम हम 12-13 हज़ार के इतने ही कर रहे थे, तो बोल रहा था भाई तुम कितने बचा लेते हो, तुम इससे ज्यादा बचा रहे हो, मैं नाम बदल दूं। सही कह रहा था भाई, हम भी पर पर्सन 2-2 लाख रुपए कमा रहे थे, तो एट द एंड वो 2 लाख कमा के 2 लाख कमा रहा है, हम 4 पे 2 कमा रहे हैं। भाई है ना कि रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और रेवेन्यू बहुत ग्लैमरस लगता है बहुत ज्यादा सबको। अभी क्योंकि आप लोगों ने दोनों जगह पे भी काम कर लिया, व्हाट डू यू सी इज लैकिंग इन द इंडियन एजेंसी स्पेस? सीरियसली नहीं लेता कोई मार्केटिंग इंडियन एजेंसी स्पेस में। मैं तो ये कहूँगा सीरियसली नहीं लेता कोई मार्केट। उनको समझना पड़ेगा कि सर्विस, आज मैं एडिट कर रहा हूँ, फिर मैं कंटेंट कर रहा हूँ, फिर मैं XYZ चीज कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैं सामने वाले को क्या ड्राइव करके दे रहा हूँ। अच्छा जो एजेंसी कोई ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं सोच रहा, सब कोई बग्स ले रहा है। जो ग्रोथ ओरिएंटेड सोच रहा है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं है एजेंसी ओनर अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, बहुत बंदे हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स लेके बैठे हैं, लोग जानते भी नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं। हमारे पास जो कंटेंट से उठे हैं, जिन्होंने कंटेंट बनाया, हम नहीं बना पा रहे कंटेंट, तो जिसने कभी बनाया नहीं और जिसका काम चल रहा है वो क्यों बना पाएगा? जिसको आता है सब करते हो वो नहीं कर पा रहा, और सारे मीन्स है हर तरीके से, बट और लोग कर रहे हैं। अब हम तो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, भाई तुम कंटेंट बना लो, तो हमारी टीम के बंदे अपनी पर्सनल ब्रांड्स भी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कंटेंट बहुत तगड़ा आ रहा है। मैंने वो PUBG वाला मैंने देखा, तो बेचारा हेलमेट पहन के PUBG खेल रहा है इन द ऑफिस। वाह भाई बहुत सही है। सब ऑफिस कल्चर में मैं बता देता हूँ। लाइक हमारा ऑफिस में
खाना इज लाइक जो खाना खाओ, जो पीना पियो, फ्रिज में आके रख जाते हैं, ड्रिंक सबके लिए, ठीक है, चिप्स, चाय, कॉफी, समोसे, जो खाना है ऑन अस, एवरी डे जो खाना है खाओ, काम करना है करो, काम करो, खत्म करो अपना, काम करना है करो, काम करना है करो, खत्म, और उसके बाद चिल करो, बाहर जाओ, जो करना है करो, काम खत्म करो। अगर तुम्हारा टास्क खत्म हो गया, वी डोंट केयर व्हाट, हमें कोई मतलब, आउटपुट ओरिएंटेड है, आउटपुट ओरिएंटेड है, तुम आउटपुट लाओ और उसके बाद तुम अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ना कि क्या है नीचे जाके सिगरेट पी लो, टाइमर बात कर लो, उसके बाद तुम ऐसा सोच लो कि तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी। सही बात है। और हमने सबको बोल रखा है भाई अगर तुझे लगता है तू इस कंपनी में इसके अलावा कुछ और बेटर कर सकता है तो अपना काम स्विच कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर को लग रहा है मैं कंटेंट अच्छा लिख सकता हूँ सबसे, लिख के दिखा भाई कंटेंट एक हफ्ते, हम तेरा रोल स्विच कर देंगे, बट आउटपुट इससे बेटर होना चाहिए जो आज आप दे रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज पर बहुत काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं हम एकदम से पहले हायर कर रहे लोग फेल हुए ना, बेकार लोग हायर करे, भगाना पड़ा सबको, बेकार लोग हायर करे, क्लाइंट गए उनकी वजह से, फिर और लोग हायर करे, हायर फायर भी करे, 20 लोग हायर करे, 4-5 को निकालना पड़ा, फिर हायर करे, फिर समझ आया अच्छा इनको हायर करना है, इनको नहीं करना, तो उसमें टाइम, मेहनत और दिमाग बहुत लगता है भाई। if you guys were to show this pyramid of the employee और जो organizational structure है, क्योंकि you guys are in दुबई मोस्टली और टीम इंडिया से है, ठीक है, तो I'm assuming दोनों फाउंडर्स अगर दुबई रह रहे हैं तो इंडिया में मैनेज करने के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स ऑफिस और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप, तो टीम स्ट्रक्चर किस तरीके से है एंड हाउ हैव यू गॉटन दिस आइडियल स्ट्रक्चर दैट इज रियली वर्किंग फॉर यू एंड यू आर एबल टू स्केल टू व्हाटएवर यू आर एबल टू? देखो सबसे पहले तो 25-30 लोग हैं, ठीक है, हमने इतना हायरार्की का सिस्टम बनाया ही नहीं है। 25 लोग हैं, इंटर्न भी आ रहा है ना आज, वो भी मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ओके, कोई हायरार्की का इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। क्यों कॉर्पोरेट बनानी है मेरे को तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारा काम है यंग जनरेशन का काम है। सारे हमारे टीम एवरेज मेंबर ही 20-25 साल की है, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, इनको इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको कॉर्पोरेट में घुसाऊंगा और इनका माइंडसेट ऐसा कर दूंगा कि नहीं ये बॉस है, इनको बॉस बुलाओ, सर बुलाओ, ठीक है, सर बोलो, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इंटर्न आदमी तो नहीं। ये चीज इसने बोली, मैं और अच्छे से बोलता हूँ, आज के डेट में इंसान पैसे के लिए ही काम नहीं करता, उसको पैसे से मतलब ही नहीं है, उसको चाहिए अपना, उसको चाहिए अपना कि भाई मैं काम करता हूँ बस, मैं पैसे नहीं, मैं किसी से पैसे की बात ही नहीं करता भाई। सैलरी क्या है भाई, मैं तो सीधा रखता हूँ भाई, आप भी काम करते हो मैं काम करता हूँ, आप मेरे लिए काम करते हो मैं क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, रूल नंबर 1। मैं कोई मालिक नहीं हूँ यहाँ पर, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेरे सर्विस प्रोवाइडर हो, मैं उसका सर्विस प्रोवाइडर हूँ। पहली चीज तो आप ये समझ लो। सेकंड चीज, हायरार्की ऑटोमेशन पे बन जाती है, वो रिस्पेक्ट होती है। अभी कह रहा नहीं है, वो है, कोई भी आज तक मुझे तो डायरेक्ट किसी ने कांटेक्ट नहीं करा किसी भी चीज के लिए, करते ही नहीं, वो हायरार्की बन जाती है। अब स्ट्रक्चर क्या है समझा देता हूँ। एक मैनेजर है मेन, जो हमारे साथ पहले से काम कर रही है, 2 साल 3 साल हो गए, तो शी नोज एवरीथिंग, तो शी कोऑर्डिनेट, शी इज जनरलिस्ट, वो हर चीज कर लेती है। आज सेल्स नहीं, सेल्स के लिए ऑपरेशन नहीं करती, एडिटिंग छोड़ के सब आती है। तो मतलब जो सबसे ऊपर बैठा है आपके अलावा वो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है वो, उसको सब कुछ आता है लिटरली, ठीक है। अब वो है, शी मैनेजेस एवरीवन। अब उसके नीचे क्या है, कंटेंट राइटर्स, मैनेजर्स, एडिटर्स अलग है। इस ये पूरी टीम है 5-6 लोगों की जो लिख रहे हैं। अलग इसलिए कि एडिटिंग मैं समझाता हूँ, स्क्रिप्टिंग होनी है, क्लाइंट कम्युनिकेशन होनी है, क्लाइंट से चेंजेस लेके देना है, और क्लाइंट को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टीम को बिल्कुल अलग करके ये टीम अलग है। अब जो ये वाली टीम है, इसमें मेजरली सब लड़कियां हैं। इसमें क्लाइंट से बात करना, एडिटर से बात करना, एडिटर को काम समझाना, क्लाइंट से समझना कि हर एक एडिटर की इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि इंटरनेशनल क्लाइंट का काम और टेस्ट समझ पाए और फिर इजीली इंप्लीमेंट करे, उस पर टाइम भी नहीं इतना। तो अब क्या हो गया, इस टीम में सब लड़कियां हैं, इसमें एक सीनियर है और उसके नीचे 2-3 इंटर्न है, और एक अब इंटर्न से जॉब पर आ गए। तो अब इनको काम समझ आ चुका है, इनको क्या है, स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग हमने सबने मिलकर सिखा दी कि इनका क्या स्क्रिप्ट होता है, हमें पता है, सीख गए वो लोग। अब इस टीम का काम है कम्युनिकेशन, इसके ऊपर एक लड़की है जो इन सबको मैनेज करती है। फिर एडिटर्स की टीम आ जाती है। एडिटर्स में एडिटर्स का हेड है, जो हेड एडिटर है वो एडिटिंग नहीं करता है, वो सिर्फ मैनेज करता है, डिप्लॉय करता है, हाँ, और देखता है, क्वालिटी चेक करता है। हाँ, वो पूरे दिन घूमता रहता है फ्लोर पे कि कोई काम आउटपुट अच्छा आ रहा है कि नहीं, कोई फंसा हुआ है कि तो नहीं। मतलब रिमोट का मतलब एग्जैक्टली रिमोट नहीं है, सब ऑफलाइन आके ऑफिस में काम कर सब ऑफिस में, सब ऑफिस में। ये क्यों चूज किया, व्हाई नॉट वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग इन द ऑफिस? कंट्रोल भाई, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घर से इंसान आज के दिन सो रहा है और मेरे को इमरजेंसी चेंज आ रहा है, तो सो ही रहा है, कर लो क्या करोगे, बोल देगा आज मेरी मम्मी बीमार हो गई, आज मेरे भाई को लेके जाना है। भाई हमने सिस्टम्स भी अपने लगवा रखे हैं,
मैक मिनी लगा के सारा पीसी स्टार्ट स्टूडेंट सब हमारा है, हमने इन्वेस्ट करा हुआ है अपने ऑफिस में। एक पीसी 1.5-2 लाख रुपए का बनता है, 10 पीसी लगा रखे हैं, ठीक है, हमने पैसा इन्वेस्ट करा है क्योंकि एक होल्ड आ जाता है। आज की डेट में मेरे पास ऐसी प्रोसेस है, मैं एक बेसिक एडिटर को लाता हूँ, बैठाता हूँ 2 महीने, वो बैठता है, 4 एडिटर 5 एडिटर फ्री बैठे रहता है, सीखते हैं वो बस। तो जो टीम लीडर उनको सिखाता है और वही 2 महीने में बैठ के ठीक एडिटर बन जाता है। गुड। तो आप क्या यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि हाँ एडिटर क्रंच नहीं आएगा, कि अच्छा एडिटर होगा तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। मुझे किसी एडिटिंग एजेंसी ओनर ने सिखाया कि भाई मैंने तो ऐसे टीम ग्रो करी, तो मैंने सेम सिस्टम फॉलो करा। उसने जैसे जैसे मुझे बताया वैसे वैसे मैंने सिस्टम डिप्लॉय कर दिया कि भाई पहले मैंने 4-5 महंगे बंदे हायर करे, 4-5 महंगे बंदों से सिस्टम बनवाया, ट्रेनिंग सिस्टम बनवाया, प्रोसेस से बनवाई, फिर उनमें से एक को लीडर बना दिया जो सबसे अच्छा काम कर रहा था, और उनसे काम चलवाना शुरू कर दिया। और हर महीने 2-4 मैक होता है, मैक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उसके जैसे ही पास आउट होता है बैच, उसमें से 2-4 लोग हायर कर लेते हैं। ये क्योंकि आपके मैक से कनेक्ट है बेसिकली। बैक इससे क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक में इंसान क्यों गया? पैसे देकर, सीखने के लिए। अब सीखने के बाद क्या चाहिए उसको? जॉब चाहिए। क्या दे रहे हैं हम? जॉब दे रहे हैं। तो ये मैक से कनेक्ट है आपका कि कैसे आता है फिर आपके? मैक बहुत इजी है भाई, गूगल पे जाओ, मैक को कॉल करो कि मेरे को एडिटर चाहिए, वो डायरेक्ट हाँ लिंक्डइन पे डाल दो, लिंक्डइन पे भी अप्लाई करते हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, वो तो कोई भी दे देगा भाई। मैक का 4 बंदों को हायर करो, 400 के रेफरेंस दे देंगे कि पूरा बैच को ही जानते हैं ना। आप एक कॉलेज में जाके हायरिंग कर रहे हो, इट्स सेम। One last message from both of you guys to the viewers, whoever is watching, whoever is dreaming to be at the positions that you are in. Although you guys not consider yourselves कि मैं बहुत मतलब ऊपर हूँ, लेकिन जहाँ भी हो, it's a dream for a lot of people to be at the position that you guys are in. So one last message for anybody who is hustling hard, जो 0 to 10K तक कर रहा है, उसके बाद उसको स्केल करना है, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है. What is a one last message that you have? इसका तो असली रहेगा मेरी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, अनफॉलो कर दो सारे एजेंसी क्रिएटर्स। अगर सच में पैसा कमाना है ना, अनफॉलो मारो सबको, मुझे भी मार दो, मुझे भी कुछ लेने देने में, मैं भी लेम ही कंटेंट बनाता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में बनाऊंगा कोई देखेगा नहीं। तो सबसे पहले तो अनफॉलो मार दो। अगर $10,000 कर रहे हो तो सबको अनफॉलो मारो, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होगा, आप रोज देखोगे, आप परेशान होगे, आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। और फिर डिलीवरेबल से तुमको कोई मतलब नहीं, तुमको पैसे कमाने से मतलब है। हाँ, तो काम से मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरे इंसान के काम पे फोकस करना छोड़ो, अपने काम पे फोकस करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको तुम्हें जो रोक रहा हो तुम खुद हो, ठीक है, अपने काम पे फोकस करो तो आपका काम बेटर हो जाएगा। और पैसे की जगह ऑपरेशंस पे फोकस करो, पैसा खुद आने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, आप क्या, सबसे बुरा माइंडसेट जो है पूरी कंट्री में, एजेंसी स्पेस में, हर किसी ने नोशन फैला रखा है, घर पे लेटो, एक सिस्टम लगाओ, पैसा कमाओ। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग थोड़ी चल रही है भाई, आप घर पे लेट के 1 करोड़ रुपए मंथली का बिजनेस बना लोगे। इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो घर पे लेट के 1 करोड़ रुपए मंथली का बनता है। कुछ 1-2 हो तो पता नहीं, कुछ मोनोपोलाइज चीज हो, आपने बेची दी, कोई और लग रहा है, दैट इज वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग हो सकती है कि कोई भयंकर एजेंसी बैठ के काम कर रही है, आप सिर्फ एक वाइट लेबलिंग करते हो, बट खुद की एजेंसी तो नहीं चलती। तो आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ, जो इंसान तुम्हें बेच रहा है कि तुम घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, तो आप तुम नहीं कमा सकते भाई। मैंने भी कमाया, वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने भी घर पे बैठ के बहुत काम करा, सालों साल काम करा, लंबा नहीं खींच सकते आप। दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच, वेरी शॉर्ट टर्म। दैट शॉर्ट टर्म का भी शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है उससे भी शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसमें मत पड़ो। कोई भी ऑनलाइन तुम्हें क्विक मनी स्कैम बेचे कि आप 1 महीने में $50,000 कमा लो, 20,000 कमा लोगे। और एक और चीज इसमें ऐड कर दो, आप एजेंसी ओनर से कोर्सेज खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं? डिपेंड्स। 0 वाले किसी का भी खरीद लो तो 2-3 हज़ार तो कमा ही लोगे अगर एक्शन लोगे, इतना तो सबको आता है। ठीक है, बट 10,000 तक अगर कोई पहुंच रहा है, 7,000 8,000 कर रहा है, तो सेंस बनाता है ये कंटेंट कोर्सेज खरीदना किसी भी एजेंसी ओनर से? मैं खरीदता हूँ आज। अच्छा, इसने भी खरीदा एक से। ठीक है, सिर्फ क्यों? कौन है ये? वो दुबई की बड़ी एजेंसी है। ठीक है, हमने खरीदा, गए भी, पहला कोर्स भी खरीदा, दूसरा भी खरीदा, तीसरा भी खरीदा, उससे फायदा हो रहा है। सारे अपसेल खरीदे, सिस्टम प्रोसेस समझ गए। अच्छा, मेन गेम सिस्टम और प्रोसेसेस के लिए खरीदा। हमारा तो गेम ही दूसरा है ना। हमारा गेम ये नहीं हम उससे सीखने जा रहे हैं, हमारा गेम ये इसको अंदर क्या करता है अपनी एजेंसी में, इसकी टीम क्या है, क्या करता है, अच्छा इतना ज्यादा चार्ज क्यों कर पा रहा है, हम 10,000 कर रहे हैं, 20,000 कैसे कर रहा है, क्या डिफरेंस है। तो वो चीज, तो वो बेसिकली उसके लिए रिसर्च के लिए पैसा खर्चा हो, R&D का पैसा खर्चा हुआ है, R&D का कह लो, फिर उसके बाद कुछ लोगों से नेटवर्किंग हो जाती है। ठीक है, तो बहुत फर्क होता है भाई। तो आफ्टर 10K a month then you're doing, it's all about कि या तो नेटवर्किंग के लिए खरीद रहे हो तुम, या फिर उनके प्रोसेसेस क्या हैं,
वो क्या डिफरेंट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा चार्ज कर पा रहे हैं या फिर पोजीशन डिफरेंटली कर पा रहे हैं, उस वजह से खरीद रहे हो। सीखने को ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। सीखने को मिलता है भाई। सीखना और कंसल्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंसल्ट आपको हर स्टेज पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमसे कंसल्ट करा, दैट इज, आपने कुछ पूछा, मैंने बता दी, कंसल्टेशन कहते हैं उसे। कोचिंग इज समथिंग मैं आपको करवा हैंड होल्डिंग। अब बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, अगर मैं कहीं फंस गया और मुझे कोई मिल गया जो स्टेप से निकला हुआ है, वो मुझसे पैसे ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले ले भाई, अपने टाइम के तो ले रहा है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि कोचिंग क्या होती है, सिखाना क्या होता है। मास लेवल पे कोई भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो सक्सेसफुल नहीं है आपके लिए, क्योंकि मास लेवल पे क्या होता है, वो एक सिस्टम बना देगा जो हर किसी पे फिट नहीं होगा। हर एजेंसी, हर सिस्टम, हर प्रोसेस, हर एक इंसान अलग है, ठीक है। मैं भी कम से कम 20-30 लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बट मेरा क्या होता है, मैं उन सबको बुलाता हूँ, मैं साथ में बैठता हूँ, कि मुझे इस चीज में मजा आता है। और प्लस मैं आज तक अपनी जितनी भी सक्सेस ला पाया हूँ, उन लोगों की वजह से ला पाया हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, संस्कार, मतलब रात के 3 बजे कॉल पे बैठा था, ऑटोमेशन वाला, उसने और मैंने डिसाइड करा हम दुबई में काम करेंगे रियल एस्टेट के साथ। ये नहीं था, इस वाला मैं नहीं करूंगा, मैंने तू और मैं करेंगे पार्टनरशिप में, करते हैं काम, ठीक है। उसकी वजह से आज मैं इतने बड़ा बिजनेस बन रहा है, उसी से स्टार्ट हुआ ना। रात को हम कॉल ले रहे थे, हम दोनों कुछ कनेक्शन बना, नहीं वहीं से स्टार्ट करते 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 स्केल कर गए, 6 महीने में करे, फिर और करे, फिर और करे। अब ये है, उनसे सीखने को मिलता है। एक और बंदा है जिसने मेरे से कोचिंग ली, उसने बहुत पुश करा भाई, रोज व्हाट्सएप पे मैसेज, रोज उस पर नंबर था, वो सेल्स क्लोजर था, उसका $2 आज वो बंदा 17-18 साल का है, और हर दिन अब पार्टनरशिप में एजेंसी हमारी उसके साथ $15,000 की हर तीसरे दिन डील क्लोज करता है। क्या करता है? दिखा दूंगा अभी क्लोज करिए, अभी आधे घंटे पहले का मैसेज दिखा दूंगा, अभी $15,000 की डील क्लोज करिए। तो दिस इज समथिंग कि आपको एक, मुझे भी तो फायदा हो रहा है ना, तो मैं उन लोगों को इन लेता हूँ जिनसे मैं भी कुछ। तो ये आपके एजेंसी के लिए जिसने $15,000 की डील, अब पार्टनरशिप में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग, वो भी प्रॉफिट लेता, हम भी प्रॉफिट लेते हैं, वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये सब चीजें। योर मैसेज भाई, मेरा मैसेज ये होएगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहो, बिल्कुल, ठीक है। पानी को अगर तुम कप में डाल दोगे, वो कप में बैठ जाएगा, जग में डाल दोगे, जग में बैठ जाएगा, ठीक है। पानी रिवर में बहा दोगे, रिवर में साथ बह जाएगा, ठीक है। इतना फ्लेक्सिबल रहो अपने बिजनेस में कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक स्पेशलाइज्ड नीश ही बनना है, मेरे को नीश एजेंसी बननी है। स्टार्टिंग में तुम फ्लेक्सिबल रह सकते हो, तुम ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, फिगर आउट करो, पर करते रहो, करते रहना है, नॉन स्टॉप करते रहना है। On that note, guys, thank you so much. That was Sahil and Joy for you. And I will see you guys on the next one. I hope you guys enjoyed. And this was a banger episode, by the way. बहुत वैल्यू है इसमें भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया है। तो मैं खुद इतना सीख पाया हूँ अभी, जब भी आप लोगों के साथ बैठता हूँ। मेरा तो माइंडसेट अब तो, मैं तुम्हारा नहीं पता भाई मेरे को, लेकिन मेरा तो माइंडसेट बहुत चेंज होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे रहते रहते आप वो हो जाते हो, स्टैग्नेंट हो जाते हो। देन समबडी लाइक यू गाइस कम एंड ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, ऐसे भी तो चीज़ें हो रही हैं, एंड देन लाइक अच्छा अब पुश करना है खुद को। आई होप दैट दिस एपिसोड वुड बिकम दैट फॉर यू एज वेल, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑन द अदर वन। बाय बाय।